तो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। पहले तो आपके 3 ओरिएंटेशन सेशंस होने वाले हैं। द फर्स्ट वन आई एम टेकिंग. If you don't know me, my name is Dr. Shivan Chaudhary. I had an All India rank of 297 in UPSC CSE 2022 and now I am a full-time teacher. Okay. जो सेकेंड ओरिएंटेशन सेशन है वो वरुण जैन सर लेंगे. दैट विल बी उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या टॉपिक्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, वो कल होने वाला है. एंड द थर्ड सेशन इज गोइंग टू बी टेकन बाय मुदित जैन सर. He is an ex-IRS officer, ex-IPS officer. That session is going to happen on 1st June. ठीक है, ये 3 सेशंस आपके होने वाले हैं. So let's talk about कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस होगा. राइट, आज के सेशन में these are the topics that I have kept for you. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि what can you expect from this course. ठीक है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए इस कोर्स से. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यूपीएससी सीएसई के एग्जाम के लिए इन ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जाम व्हाट इज इट दैट इज नीडेड. प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए, मेंस के लिए क्या चाहिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या चाहिए. एंड थ्रू माय एक्सपीरियंस, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ अस, वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ दिस. देन हाउ कैन यू यूज दिस कोर्स मोस्ट इफेक्टिवली. कैसे आप अपना डे, वीक, मंथ सब कुछ प्लान कर सकते हैं कि इस कोर्स को आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकें. देन आपका पूरा नेक्स्ट 1.5 इयर्स का प्लान क्या रहने वाला है. व्हाट इज द सब्जेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट, बाद में क्या, पहले क्या, आंसर राइटिंग कब, मेंस की कवरेज कब, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपकी जो डेली प्लानिंग और डेली टारगेट्स हैं इनको आप कैसे अचीव करोगे. हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर डिलीवरिंग ऑन योर डेली टारगेट्स. फिर हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की. इसको लेके कई क्वेश्चंस थे. ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कब सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कब पढ़ना पढ़ना कब स्टार्ट करना है और कैसे पढ़ना है. ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, व्हेन एंड हाउ ऑफ सिलेक्शन एंड व्हेन एंड हाउ ऑफ रीडिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे. देन नोट मेकिंग. क्या आपको नोट्स बनाने हैं इस कोर्स में, बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, इसकी बात करेंगे. फिर आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है, एक्टिव रिकॉल, वो कैसे करनी है, इस कोर्स के साथ उसे कैसे इंटीग्रेट करना है. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जो टेस्टिंग है इस कोर्स में वो कैसे होने वाली है. राइट, हाउ इज योर परफॉर्मेंस गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड. वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मेंटोरशिप आपको कैसे देने वाले हैं और आपके डाउट्स कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं. तो अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, all of this we are going to discuss. So let's start from the first thing that we have written here, which is what can you expect from this course. तो इस बारे में बात करने से पहले कि इस कोर्स में क्या होने वाला है, let me talk to you about my experience. मैंने स्टार्ट किया था यूपीएससी का प्रिपरेशन 2018 के एंड में, 2019 के स्टार्ट में, अबाउट नवंबर दिसंबर ऑफ 2018, जैन फेब ऑफ 2019 वो टाइम था. आई वाज इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आई वाज कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस डिग्री. तो उस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था. और जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी अप्रोच यही था कि यार एक फाउंडेशन कोर्स खरीद लेते हैं ताकि मेरा एक फाउंडेशन सेट हो जाए. मैंने एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन कोर्स खरीदा एट अ वेरी एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, क्लोज टू 2 lakhs, एंड दैट वाज 4 years बैक. राइट, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो उस प्राइस को. तो दैट इज व्हाट आई वेंट विद. अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट का, और नाम मैं ये कह रहा हूँ कि दे डिड एनीथिंग बैड या वो, यहाँ पर दिस इज नॉट my attempt to criticize anybody. I'll just tell you कि मेरे साथ हुआ क्या वहां पर. I got all the lectures जो थे वो डिक्टेशन के फॉर्म में थे. तो लेक्चर्स में डिक्टेशन हो रही थी तो मैंने लिख के नोट्स भी बना लिए एंड नो प्रॉब्लम्स देयर. उन्होंने सिलेबस कवर किया, नो क्वेश्चंस देयर. राइट, अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ. वंस आई वाज डन विद माय फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, मेरा फाउंडेशन कोर्स तो खत्म हो गया, मेरे नोट्स भी लेट से बन गए. राइट, मेरे को अब कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है. I did not know कि प्रीलिम्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली क्या अलग से पढ़ना होता है, मेंस में अलग से क्या पढ़ना होता है, मेरे पास अगर कोई डाउट्स आएंगे तो मैं क्या करूं, और अगर मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं क्या करूं. इन चीजों का कोई आंसर नहीं था. फिर जब मैं सिलेक्ट हो गया तभी मैंने अपने यूट्यूब पे भी ये सारी बातें इसलिए बताना शुरू करी बिकॉज आई न्यू दिस थिंग इज ह्यूजली लैकिंग इन द मार्केट, है ना. तो जो मेरा एक्सपीरियंस था एक तो वो है. दूसरा, Mudit Jain sir is here, who has been selected 3 times in this examination, twice as an IPS, once as an IRS. We have Varun Jain sir, who has given the interview twice. We have a lot of other people also who have come together and designed this. तो ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ that whatever you are learning here,
is the cumulative learning and experience of 4 selections and 10 interviews. People with 4 selections and 10 interviews in this exam have come together, sat together, meticulously designed every single component of this course from the start to the finish. एक एक चीज कि क्या सब्जेक्ट्स का ऑर्डर होना चाहिए, क्या क्लास का टाइमिंग होना चाहिए, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो कैसे पढ़ेगा, कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो वो कैसे पढ़ेगा, और उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. All of this has taken at least 1 month for us to brainstorm. और उसके बाद this is what we have come to. This is not a course for just live lectures. This is not a course only with good content. This is not a course only with previous year questions. This is not a course only with MCQ practice. It is not only a mentorship course. It is not only an answer writing course. It is not only a personal hand-holding course. It is not only a personality development course. It is all of this and a one-stop solution and much more than this. अब आपने देखा होगा कि ये जो वर्ड है one stop solution, मैं अपने YouTube पे अपने कोर्सेज में बहुत यूज करता हूँ. I talk a lot about this fact that this is a one stop solution. I try to become a one stop solution. ऐसा क्यों है? Let's talk about that. ठीक है, ये दिमाग में मेरे कैसे आया? Let me share that experience with you. जब मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स किया, मुझे अपने फाउंडेशन कोर्स के बाद कंटेंट तो मिल गया, बट आगे क्या करना था उसका, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो मैंने इस फाउंडेशन कोर्स में at an exorbitant price after buying this, what did I do? I then bought a mentorship course. Then I bought an answer writing course. Then I bought a current affairs course. Then इसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया. इन द मेंस आई डिड नॉट मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो सेकंड अटेम्प्ट में अगेन आई हैड टू बाय एन आंसर राइटिंग कोर्स, अगेन अ मेंटरशिप कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, अगेन अ करंट अफेयर्स कोर्स. तो मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स खरीदने के बाद 5 से 6 कोर्सेज और खरीदे हैं दोनों अटेम्प्ट्स में, राइट? तब जाके आई गॉट सिलेक्टेड. तो मैं नहीं चाहता कि ये हो. दिस द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव स्पेंट हियर मस्ट बी क्लोज टू 7-8 लाख रुपीस, सब अगर हम मिला लें, ऑफ व्हाट आई स्पेंट ऑन माय यूपीएससी जर्नी, राइट? ठीक है, आई हैव गॉटन द रिवॉर्ड्स फॉर इट, एंड मे बी सिंस इट माइट नॉट अफेक्ट मी डायरेक्टली बिकॉज ऑफ व्हाट माय पेरेंट्स हैव गिवन मी, बट मुझे लगता है ये ठीक नहीं है. दिस इज नॉट ओके. तो इसीलिए ये वर्ड वन स्टॉप सोल्यूशन यहां पर लिखा है कि जो भी चीजें आपको चाहिए हो सकती हैं, कंटेंट और लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, हैंड होल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. आपको इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. मींस व्हाटएवर आई हैव लर्नड in my 4 years of studying, in my 2 attempts, in my selection, whatever Mudit sir has learned in his 6-year journey, in his 3 selections, whatever Varun sir has learned in his 6-year journey, in his 2 interviews, all of that and much more is going to be delivered to you. तो आप बस प्रोसेस को देखिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. This will be the one stop solution for you for your attempt in CSE 25 and beyond. Beyond का क्या मतलब अभी बात करेंगे. हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द वे आई सी इट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड विद गुड कंटेंट, इट स्टार्ट्स विद इट. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है गुड कंटेंट से, खत्म नहीं होती है. कंटेंट तो बहुत लोगों के पास है, 6 साल से लोग एग्जाम दे रहे हैं, है ना? तो उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए हर बार. फिर किसी का सेकंड अटेम्प्ट में कैसे हो जाता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हो जाता है. दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट गुड कंटेंट. दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी नेसेसरी थिंग. इट इज नॉट सफिशिएंट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां स्टार्ट नहीं होती. आप देखो, आपको गुड कंटेंट चाहिए, ठीक है? अगर आपको गुड कंटेंट चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको उसको इम्बाइब करना है, फिर आपको उसको लर्न करना है, और फिर फाइनली आपको उसे अपने आंसर्स में दिखाना है. ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा सप्लाई चेन वी आर गोइंग टू एड्रेस. सो जो नेसेसरी स्किल्स हैं टू लर्न इट, टू इम्बाइब इट एंड टू राइट इट, ये जो नेसेसरी स्किल्स हैं टू बी अ गुड स्टूडेंट, ये मैं आपको सिखाऊंगा. And along with me, everybody here, we are going to teach this to you. It is not just my responsibility to teach you good things. It is my responsibility to make you a good student and if possible, थोड़ा बहुत अगर हो पाया, a good human being. ठीक है? Any content that reaches you, इस कोर्स में आप कोई भी कंटेंट पढ़ेंगे, कैसा भी कोई भी कंटेंट, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी कंटेंट हो, आई हैव एटलीस्ट रिव्यूड इट and read it once. आपके पास ऐसा कुछ नहीं जाएगा जो पहले मैं ना देख लूं, to ensure that the quality you are getting is top notch.
ठीक है, मैं भी देखता हूं, मुदित सर भी देखते हैं, वरुण सर भी देखते हैं, ओनली देन दैट कंटेंट रीचेस यू। ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट द क्वालिटी। देन अब बात करते हैं मिसगाइडेंस की। ठीक है, इसका भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है, यू आर एक्साइटेड, यू आर यू आर हैप्पी कि यार आज तो हमने स्टार्ट करने वाले हैं, ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे, बहुत बढ़िया, बस अब सीधा आईएएस बन के ही निकलेंगे। बट दैट्स नॉट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इन द नेक्स्ट 2 to 3 months योर मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन विल फेड। डिसिप्लिन डज नॉट फेड, उसकी भी मैं बात करूंगा, मोटिवेशन विल फेड। उसके बाद क्या होगा, आपके बैकलॉग्स इकट्ठे हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, दुनिया भर की आपको फालतू की एडवाइस मिलने के लोग होंगे, तो आपको लगेगा अब मैं क्या करूं। तो क्या होगा ना, यू विल गो टू अ फ्रेंड और अ भैया, है ना, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसने हो सकता है इंटरव्यूज दिए हो ना दिए हो, वो कौन है, क्या करता है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, आपको ये बात नहीं पता, है ना। हो सकता है ये फ्रेंड और भैया आपको कोई भी एडवाइस दे दे, उनका खुद आज तक प्रीलिम्स नहीं हुआ है, बट दे गिव यू सम एडवाइस। ठीक है, आप उस एडवाइस को मान लोगे एंड देन यू विल डिरेल योर प्रिपरेशन। तो ये जो मिसगाइडेंस है, इसके अगेंस्ट आपको हेजिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जो हेजिंग अगेंस्ट मिसगाइडेंस है, ये हमारा काम है। इसी के लिए ये मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है और मेंटरशिप यहां पर बहुत उस पर फोकस दिया गया है, सो दैट यू आर टॉकिंग टू पीपल हु हैव ईदर क्लियर्ड दिस एग्जाम और हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। इसके नीचे आप किसी से बात नहीं करोगे मेंटरशिप सेशन में, ताकि वट एवर एडवाइस यू आर गेटिंग गुड एडवाइस, ताकि आप मिसगाइड ना हो जाओ। We are here with you until you get selected. Hopefully in the first attempt, in the second attempt, till whenever you are giving your attempts, we are here with you. ठीक है, you have shown your trust in us, we are repaying that trust back to you. आगे बात करते हैं। Let's start with what is needed in the UPSC CSE exam. 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स स्टेज है जो आपका होने वाला है ऑन 25 मई 2025। डेट थोड़ी बहुत अगर चेंज होती है दैट्स ओके, बट वी गेट द आइडिया। फिर आपका मेन स्टेज है, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 22 अगस्त 2025। फिर है आपका इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर डेट यू गेट, ये जनवरी 2026 के आसपास होना चाहिए। अब जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये हमें पता है कि ये एक एमसीक्यू एग्जामिनेशन है एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसका फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, इसे बस आपको क्वालिफाई करना है। देन देयर इज द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन है, इट इज ऑफ 1750 मार्क्स। ठीक है, और इसका आपके सिलेक्शन में बहुत रोल है। देन इंटरव्यू इज अ स्पोकन एग्जामिनेशन, इट इज फॉर 275 मार्क्स, और इसका भी आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप देखोगे, ऑल योर स्किल्स आर गोइंग टू बी चेक्ड। एमसीक्यू के लिए जो स्किल्स हैं, गुड राइटिंग के जो स्किल्स हैं एंड गुड स्पीकिंग के जो स्किल्स हैं, ये सारे स्किल्स चेक होंगे। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको इन तीनों स्टेज का कंटेंट देके छोड़ दूं, ये स्किल्स डेवलप करना भी मेरा काम है। तो अब हम तीनों स्टेज के कंपोनेंट्स को समझते हैं, ये समझते हैं कि यहां पर क्या चाहिए, एंड फिर ये समझते हैं कि हम आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं एट दीज 3 स्टेजेस। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के 2 पार्ट है, देयर इज द जनरल स्टडीज पेपर एंड द सीसाइड पेपर, राइट। आज के बाद फ्रॉम दिस मोमेंट यू नीड टू कमिट वन थिंग टू मी। अगर आपने यूपीएससी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, इंफॉर्मेशन लाइक प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है, मेंस का फॉर्मेट क्या है, एसए पेपर में उनकी डिमांड क्या है, इंटरव्यू में उन्हें चाहिए क्या होता है, आप सिर्फ यूपीएससी की ऑफिशियल पीडीएफ से लेंगे, नोबडी एल्स। मैं भी अगर आपको कुछ कह रहा हूं और वो ऑफिशियल पीडीएफ में नहीं है, डोंट ट्रस्ट इट। ठीक है, दिस इज आवर ओनली सोर्स, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑफिशियल पीडीएफ। यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में लिखा है, आई एम श्योर आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा। अगर नहीं है तो यहां बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, जनरल स्टडीज का जो पेपर है, दैट पेपर इज 100 क्वेश्चंस, 2 marks each, 1/3 negative marking, 2 hours time. This is 1/3 of 2, तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो -0.67 होती है। ठीक है, 2 hours का टाइम है। ये हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो जो प्रीलिम्स में पढ़ने हैं? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। तो अब बात करते हैं कि मान लो आप खुद से पढ़ रहे होते, है ना, या जैसे मैंने पढ़ा, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बात करते हैं। दैट लेट्स से यू आर डूइंग दिस ऑन योर ओन। तो आइडियल अप्रोच क्या है? ऐसा तो है नहीं कि खुद से पढ़ के ये हो नहीं सकता, तो इसकी आइडियल अप्रोच डिस्कस करते हैं। लेट्स से यू आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते,
उसकी आइडियल अप्रोच क्या थी कि पहले एनसीईआरटी पढ़ते या आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते, है ना, वन ऑफ दीज टू थिंग्स और बोथ। फिर उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ते टू एनरिच योर कंटेंट। अब ये पढ़ना वाज नॉट इनफ, ये तो आपने रीड किया, है ना, बट आपने देखा होगा जिस टाइप के क्वेश्चंस अब यूपीएससी पूछ रहा है, हमें चाहिए होती एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। 100% वी नीडेड टू बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ आवर कंटेंट। अब जब हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जो प्रीलिम्स में आए हैं। मेंस की बात हम करेंगे, अभी प्रीलिम्स की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते, नेक्स्ट हम क्या करते, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस को करके हम कुछ नई चीजें सीखते। whatever new things we would learn, we would have to add them to our notes. This was the entire process and this would not happen in one go. ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे चलेगा। This would be 1 2 3, फिर यहां जाके वापस then वापस this, because आप भूलोगे। So it would be a multi-layered, multi-step process if you were doing it on your own, but तरीका यही है। तरीका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता, आपका बहुत टाइम जाता ये काम खुद से करने में, राइट। बट यू हैव इन्वेस्टेड हियर, एंड इन्वेस्टेड से व्हेनेवर आई से द वर्ड इन्वेस्टेड, इट डज नॉट मीन योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री दैट दिस इज probably one of the most affordable products in the market. The investment that matters is your investment of time. अगले 1.5 साल में आप मुझे अपना बहुत सारा टाइम देने वाले हो, तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उसकी इट इज प्राइसलेस, ठीक है। तो वो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हमारे साथ, तो हमारा क्या काम है कि ये जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपकी है, प्रोसेस यही है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मैं कर दूं आपके लिए ताकि आपका टाइम बच जाए। इफ आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर फॉर यू, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कैसे करने वाले हैं। सो हर सब्जेक्ट के यू आर गोइंग टू हैव सम लेक्चर्स। अब ये लेक्चर्स कैसे बनते हैं, राइट, मैंने बोल तो दिया कि लाइव लेक्चर्स होंगे, बट ये लेक्चर कैसे बनते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी हमने अपने सिलेक्शंस में देखा है, मैंने, मुदित सर ने, वरुण सर ने, हमने कुछ देखा कि यू नो सम अदर थिंग्स नीड टू बी एडेड जो नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलती बट यूपीएससी पूछ रहा है, वो सारा कुछ यहां पर कवर होगा। These lectures, this is my personal guarantee to you, for any subject that you watch here, it will cover more than 90% of the information that is there in the standard book and 100% of the information that you actually need. अब मैंने यहां पर 90% क्यों लिखा, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हैं उसमें कुछ इररिलेवेंट चीजें भी होती हैं, राइट, उनको हटाना भी हमारा काम है। इट इज आवर जॉब टू रीड ऑल द रेलेवेंट बुक्स, read some research paper, some additional material, compile it in one place, give it to you to save your time, ताकि आपका टाइम बच जाए, राइट, दैट इज व्हाई यू आर हियर। अब आप जो स्टैंडर्ड बुक में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो बुक्स आप पढ़ोगे, उसका 90% से ज्यादा कंटेंट यहां पर आपको मिल जाएगा, एंड जो भी रेलेवेंट कंटेंट है उसका 100% आपको मिल जाएगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक एंड मच मोर। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एट द एंड ऑफ ईच क्लास they will be there for you, और मैं आपको आज इस कोर्स के सैंपल नोट्स भी दिखाने वाला हूं, जो फर्स्ट क्लास जो आप पढ़ने वाले हो ज्योग्राफी के, उसके नोट्स भी मैं आपको आज ही दिखाऊंगा। देन हर क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनमें प्रीलिम्स पीवाईक्यू एडेड होंगे, राइट। तो आपने लेक्चर अटेंड किया जिसमें हम, लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग दैट वी नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड वी नीड कंटेंट। तो ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला कंपोनेंट है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द लेक्चर्स, ये वाली चीज है, दिस इज कमिंग फ्रॉम बोथ द लेक्चर्स एंड द कंटेंट, ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। तो हर क्लास के एंड पे वी आर गोइंग टू डिस्कस पीवाईक्यूज, एंड हर क्लास के कंटेंट में पीवाईक्यूज आपको एज इट इज मिल जाएंगे, एज इट इज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। देन देयर इज एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसकी बात कर लेते हैं, और नोट्स एडिशन की बात कर लेते हैं कि अब आपको इसके आगे क्या करने की जरूरत है, राइट। अब हर वीक में, एट द एंड ऑफ एवरी वीक, यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑफ 25 एमसीक्यूज, एंड आपकी यहां पर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगी। दिस इज अ डेडिकेटेड पोर्टल, इट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट, यू विल बी एबल टू सी द सॉल्यूशंस, योर परफॉर्मेंस, योर पीयर्स परफॉर्मेंस, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग, ऑल ऑफ दैट विल बी विजिबल हियर। देन ताकि आप रोज भटको ना, यू आर गोइंग टू हैव अ डेली टारगेट ट्रैकिंग पोर्टल, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा,
अब आपने ये सारा काम कर लिया, इसके बाद इट्स पॉसिबल कि आपको डाउट आए, है ना, यू हैव अटेंडेड द लेक्चर, आपने फिर कंटेंट भी आपको मिला हुआ है, उसके बाद इट्स पॉसिबल कि कोई डाउट आए, तो उसके लिए दे आर गोइंग टू बी डेडिकेटेड डाउट रेजोल्यूशन सेशंस। ये सब कब होगा, इसकी क्या टाइमिंग होगी, ये हम आज ही डिस्कस करेंगे, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। आप लाइव भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं क्लास में। कैसे पूछ सकते हैं कि आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दें, और यू कैन से कि सैटरडे इवनिंग क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा लॉजिक हमें समझ आ जाएगा। देन वी विल टॉक ऑफ मेंटरशिप सेशंस, अगर आप कहीं डिविएट होते हैं तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। कंटेंट, लेक्चर्स, मेंटरशिप, डेली टारगेट ट्रैकिंग, वीकली एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, डाउट रेजोल्यूशन एंड फाइनली मेंटरशिप सेशंस, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन हियर। आपको इसके बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट था दैट वाज जनरल स्टडीज, दैट इज एड्रेस्ड। सेकंड कंपोनेंट है सीसैट, और सबको इससे डर लग रहा है आज की डेट में। सीसैट इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना। तो हम देखते हैं सीसैट के लिए क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव लाइव क्लासेस फॉर सीसैट एंड डाउट रेजोल्यूशन फॉर सीसैट, ताकि सीसैट में भी आपको इशू ना आए। इसकी जो टेस्टिंग आपको करनी होगी, जो आपको वीकली टेस्ट करने होंगे, जब आप सीसैट चल रहा होगा आपके शेड्यूल में, तो वीकली आप सीसैट के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। जो लाइव क्लास होगी उसके बाद जो कंटेंट होगा उसमें पीवाईक्यूज भी एड्रेस होंगे। तो सीसैट करने की आइडियल अप्रोच क्या है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, कांसेप्ट्स आप सीख लो, जो डाउट्स आए वो रिजॉल्व हो जाएं, और कुछ टेस्टिंग हो जाए ये देखने के लिए कि आपका सीसैट का यू हैव मास्टरी ऑन सीसैट। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ओके, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। लेट्स कम टू द न्यूक्लियस ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, विच इज द मेंस। मेंस एक रिटन एग्जामिनेशन है, और मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। ये 9 पेपर्स हैं, 2 तो लैंग्वेज पेपर्स हैं, ये लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग है, एंड 7 पेपर्स हैं जिनके एक्चुअली मार्क्स लगते हैं। ये 7 पेपर्स कौन से हैं? पहला है जनरल स्टडीज पेपर 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। देन जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस। जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जनरल स्टडीज पेपर 4, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके अलावा एसे पेपर, जहां पर आपको 2 एसेस लिखने होंगे ऑफ 125 मार्क्स ईच, एंड ऑप्शनल पेपर जिसमें देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 250 मार्क्स ईच। तो दिस बिकम्स 7 पेपर्स इनटू 250 एंड अ टोटल ऑफ 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स ये बनते हैं। इसमें से आपका मेंस का स्कोर आएगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू का स्कोर ऐड होके आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट, ये तो मेंस का फॉर्मेट हो गया, एंड दिस यू कैन फाइंड इन द यूपीएससी पीडीएफ आल्सो, बट लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअली एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, ये मैं आपको डिस्कस करता हूं। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। तो मेन डिफरेंस जो था मेरी प्रिपरेशन में फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, वो मेंस में था। प्रॉब्लम क्या थी ना कि मैं अपना फाउंडेशन कोर्स करने के बाद, मेंटरशिप करने के बाद, सब करने के बाद मुझे पता ही नहीं था मेंस में मेरे साथ क्या होने वाला है, राइट। 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स ईच के। जनरल स्टडीज के पेपर की बात कर रहा हूं, GS1, GS2, GS3। 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, 10 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच। यही मुझे पता था कि 7 मिनट्स लगेंगे 10 मार्कर के लिए, 11 मिनट्स लगेंगे 15 मार्कर के लिए। यही जनरल विजडम है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बट इसका अगर हम एक्चुअली देखें कि एक्चुअली क्या होने वाला है हमारे साथ वहां पर, तो होने ये वाला है दैट वी विल नीड टू राइट 2 पेजेस इन 7 मिनट्स। अब ये 2 pages are not going to be on a simple topic. 2 pages are going to be on a complex topic. इसमें आपको you have to think. Then they need to be structured. You need to identify the demand of the question. You need to add some diagrams and value addition. You need to add some introduction and conclusion. ये सारा काम करना है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है। फ्राइडे को एसए का पेपर लिखना है, सैटरडे को सुबह के स्लॉट में GS1 लिखना है, शाम के स्लॉट में GS2 लिखना है, संडे को सुबह के स्लॉट में GS3 लिखना है, शाम के स्लॉट में GS4 लिखना है। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत डिमांडिंग और बहुत ही मुश्किल काम है ये। बाय द टाइम आई वाज डन बाय माय GS4 पेपर, मेरा यहां से लेके यहां तक पूरे हाथ में दर्द हो रहा था इन बोथ माय अटेम्प्ट्स। तो ये चीज की गाइडेंस और इसको कैसे एड्रेस करना है वो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरे साथ क्या हुआ और यहां हम क्या करने वाले हैं। ये सारी बात हम करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट वीकेंड है मेंस का। उसके अगले वीकेंड क्या है?
सैटरडे को आपका लैंग्वेज पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होंगे ऑन द नेक्स्ट संडे. सो दिस इज हाउ द मेंस एग्जामिनेशन हैपेंस. आई थिंक आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि बहुत ही डिमांडिंग प्रोसेस है मेंस. इट इज नॉट इजी एंड दिस इज व्हाई आपका जो अल्टीमेट सिलेक्शन है वो मेंस के थ्रू ही होने वाला है, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं जनरल अप्रोच वर्सेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? नाउ मेरी क्या जनरल अप्रोच से, मैं जनरली किसी और को नहीं, मैं खुद को कह रहा हूं कि मैंने क्या किया था इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. जो प्रॉब्लम्स थी, पहला तो कंटेंट ही एवरेज था. दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, द कंटेंट वाज एवरेज. सेकंड प्रॉब्लम वाज नोट्स वर अनकंसोलिडेटेड, एंड थर्ड प्रॉब्लम वाज आई जंप टू टेस्ट सीरीज विदाउट लर्निंग हाउ टू राइट पीवाईक्यूज एंड विदाउट लर्निंग आंसर राइटिंग. ये दोनों चीजें मिसिंग थी. इससे हुआ क्या अल्टीमेटली? डिजेक्शन एंड नो सिलेक्शन. ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें यहां पर, राइट, तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? Why did I face this problem of average content and consolidated notes? एक तो क्योंकि गाइडेंस नहीं थी. दूसरा कि जो मैंने अपने कोर्सेज वगैरह में पढ़ा था वो मेन स्पेसिफिक नहीं था, बिकॉज मुझे एक मिथ पढ़ा दी गई थी कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस. अगर एक एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, डिटेल्ड रीडिंग चाहिए, और एक एग्जाम में खाली पेज है जिसमें यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, पूरा आपको खुद से लिखना है, खुद से कंटेंट जनरेट करना है, तो उसकी प्रिपरेशन सेम नहीं हो सकती. इंटीग्रेटेड कब हो सकती है? व्हेन द सिलेबस पॉइंट्स आर सेम. बट आर द सिलेबस पॉइंट सेम? नहीं, बहुत जगह तो सिलेबस भी सेम नहीं है. सो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस कैन ओनली हैपन इन द एरियाज व्हेन द सिलेबस इज द सेम फॉर बोथ एग्जाम्स. बट ऐसा तो बहुत कम जगह है. ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटी में भी है, बट इकोनॉमी में नहीं है. इकोनॉमी में प्रीलिम्स में वो कुछ और पूछ रहे हैं, मेंस में वो कुछ और पूछ रहे हैं. प्रीलिम्स में दे विल आस्क यू कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रिपो रेट क्या है. मेंस में दे विल आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन मोनेटाइज्ड इकोनॉमी एंड केयर इकोनॉमी, राइट? एंड अप्रोच कितनी डिफरेंट है. वहां पर माइन्यूट रीडिंग, फैक्ट्स याद करने हैं, यहां पर खुद जनरेट करने हैं. तो वो मिथ यहां पर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी. वी हैव मेड अ प्लान ताकि आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी बढ़िया से हो, मेंस की भी बढ़िया से हो. जहां इंटीग्रेट हो सकती हो वहां इंटीग्रेटेड हो, जहां इंटीग्रेट नहीं हो सकती है हम धक्के से इंटीग्रेट नहीं कराएंगे. वी विल स्पेसिफिकली मेक यू रेडी फॉर द मेंस एग्जाम. तो यहां पर क्या होने वाला है, इसकी बात करते हैं. फर्स्टली, the content you are going to get is advanced and analytical content. मेंस के जो 4 पेपर हैं, GS 1 में वरुण सर is going to teach Indian society, पल्लवी मैम is going to teach geography, हर्षवर्धन सर is going to teach history. GS 2 आपको फैकल्टीज आपको पता ही है, you are going to get advanced content. GS 3 मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, and GS 4 and essay मुदित जैन सर आपको पढ़ाने वाले हैं. तो you can be sure that the content you get is going to be advanced and analytical. देन ये काम है सेकंड कि कंसोलिडेटेड एंड क्रिस्प नोट्स मिले. मैं अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने वाला हूं तो आई कैन नॉट गिव यू अ 500 पेज डॉक्यूमेंट, आई विल गिव यू अ 100 पेज डॉक्यूमेंट. लास्ट ईयर जो मैंने अपना GS3 का कोर्स पढ़ाया था उसमें आउट ऑफ द 16 क्वेश्चंस जिनका मैंने पढ़ाया था GS3 में, इकोनॉमी लास्ट टाइम आई कुड नॉट टीच बिकॉज़ आई वाज इन लपासना, 16 क्वेश्चंस का मैंने पढ़ाया था, 13 क्वेश्चंस वर रिपीटेड एज इट इज फ्रॉम माय नोट्स, और वो नोट्स आज भी अवेलेबल हैं और आप चेक कर सकते हो पेपर में जाके, बिकॉज द कंटेंट वाज कंसोलिडेटेड, क्रिस्प एंड पीवाईक्यू बेस्ड, राइट? देन आंसर राइटिंग की प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. जब आपको सोचना आएगा तब आप लिखोगे. तो ये जो थिंकिंग है, ये जो स्किल है थिंकिंग का, दिस आई एम गोइंग टू टीच यू. इस थिंकिंग को फिर राइटिंग में कैसे लाना है, दिस आल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू, राइट? दिस इज द मेजर आइडिया ऑफ द कोर्स कॉल्ड राइट स्मार्ट, व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुगेदर. देन एंड इट इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स ओनली, जस्ट टू क्लियर ऑल डाउट्स. उसमें मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम एक थिंकिंग अप्रोच लगाएंगे और उनको लिख के देखेंगे कि उन्हें लिखना कैसे होता है, राइट? अब आपने ये काम कर लिया, राइट? इसके बाद अगर मान लो आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं. जब मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट सीरीज का पेपर लिखा था तो 4 घंटे में 10 क्वेश्चन लिखे गए थे मेरे से, बिकॉज आई डिड नॉट नो, मैंने लर्न ही नहीं किया आंसर राइटिंग को. अब फर्स्ट प्रोसेस तो है कि यहां पर मैंने सीख लिया आंसर राइटिंग, मैंने पीवाईक्यूज से सोचना सीख लिया, आंसर लिखना सीख लिया, बट इसकी प्रैक्टिस भी तो चाहिए. सीधा 3 घंटे 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिखना इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो यहां पर क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू लाइव आंसर राइटिंग सेशंस. व्हाट इज द आइडिया ऑफ लाइव आंसर राइटिंग सेशंस? द आइडिया इज कि आपके सामने या तो एक सिलेक्टेड आदमी या समवन हु हैज अपीयर्ड इन द इंटरव्यू बैठा है और आपको कह रहा है कि 5 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स का टाइम है, यू राइट. मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प यू. जब आप पहले आंसर राइटिंग सीख लोगे राइट स्मार्ट से, तब आप 5 क्वेश्चंस पर डे लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. जब आप ऐसे कर लोगे कि आप 5-5 क्वेश्चन हम लिख लो, देन आप टेस्ट सीरीज पे जाओ.
and you will be able to deliver here. तो हम यही चाहते हैं कि राइट स्मार्ट में जितने भी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग एसए एंड जीएस4, जो राइट स्मार्ट में मुद्दत सर लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू टुगेदर. फिर लाइव आंसर राइटिंग सेशंस यू आर गोइंग टू डू विद वरुण सर. अराउंड 200 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू राइट लाइव विद अस. देन यू आर गोइंग टू गो टू टेस्ट सीरीज, राइट? ताकि आप कहीं से भी टेस्ट लिख लो, यहां का लिख लो, कोई भी लिख लो, यू आर एम्पावर्ड. यू राइट फ्रॉम एनीवेयर and you will be able to deliver after you have done this process of advanced content, consolidated notes, smart way to think, writing the mains previous year questions, then adding whatever you learned here to your notes, then answer writing support through live answer writing, and फिर आप टेस्ट सीरीज पे जाओ. अब चाहे आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लो, आप यूपीएससी का क्वेश्चन लो, you will be able to write. This is our job. चलिए let's move on. अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की. इसके बारे में बात नहीं होती किसी फाउंडेशन कोर्स में. इन माय इंटरव्यू, इन माय फाउंडेशन कोर्स देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ दिस कि ठीक है आपका इंटरव्यू आएगा तो देख लेंगे, ठीक है. बट ये यूपीएससी की पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है. देखते हैं कि उन्होंने क्या मांगा है इन द पर्सनालिटी टेस्ट और द इंटरव्यू ऑफ अ कैंडिडेट. दे हैव आस्क्ड दैट इट इज इंटेंडेड टू जज द मेंटल कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट्स, राइट? व्हाट आर दे गोइंग टू जज? क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, clear and logical exposition, balance of judgment, mental alertness, variety and depth of interest. इंटरव्यू के टाइम पे होता क्या है? वी आर गोइंग टू स्पीक टू पीपल जिनकी जो टाइम है सिविल सर्विसेज में जो उन्होंने स्पेंड किया है वो हमारी एज से ज्यादा है. आई एम करंटली 26-27 years old. I'm going to be 27 very soon. जिन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया है वो 27 years से ज्यादा से सिविल सर्विसेज में है, राइट? तो इतने सीनियर लोगों से बात करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें ऑन द स्पॉट थिंकिंग चाहिए, और हमें ये सारे स्किल्स भी चाहिए. नाउ दिस कैन नॉट हैपन इन वन डे, राइट? जो भी हमें इंटरव्यू के लिए चाहिए वो एक दिन में नहीं हो सकता, राइट? कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू सीनियर सिविल सर्वेंट्स, ऑन द स्पॉट थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो. लेट मी टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट माय इंटरव्यू. तो मैंने अपनी हॉबीज में लिखा था कि मुझे टर्न कोड डिबेटिंग करना पसंद है. टर्न कोड डिबेटिंग इज कि आपको एक टॉपिक मिलता है एंड फर्स्ट मिनट यू आर सपोज टू स्पीक फॉर द मोशन, सेकंड मिनट अगेंस्ट द मोशन, थर्ड मिनट सममिंग अप या फिर से फॉर द मोशन. ये एक टर्न कोड डिबेटिंग का फॉर्मेट होता है. मैंने लिख दिया अपने यूपीएससी डैफ में कि मैं करता था, मैंने कॉलेज में बहुत किया भी है. इन द यूपीएससी इंटरव्यू इन दैट हाई प्रेशर डे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ, वहां पर इन द रूम उन्होंने पढ़ा, मेरे से पूछा टर्न कोड डिबेटिंग क्या होता है, प्यार से, दे आर वेरी कॉर्डियल, वहां पर बहुत आराम से बात होती है आपसे. देन दे गिव मी अ टॉपिक. राज शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा, तो जो चेयरमैन सर थे राज शुक्ला सर, वो कहते कि शिवन विल यू बी एबल टू डू अ टर्न कोड डिबेट इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ? मैंने कहा यस सर. तो कहते ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक. द टॉपिक इज गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द लीस्ट इज द बेस्ट गवर्नमेंट. नाउ स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 3 minutes. First minute speak for the motion, second minute speak against the motion, third minute sum up your arguments. This is what he told me and I did it live in the interview. मेरा इंटरव्यू का स्कोर 195 है, राइट? बट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्कोर. बट ये जो स्किल्स यहाँ पर डेवलप हुए, जो भी यूज हुआ इस कॉन्वर्सेशन में, इसमें बहुत चीजें थी. एनालिटिकल स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स. ये एक दिन में तो नहीं हुआ. एंड आई हैव नॉट लर्न दिस इन द यूपीएससी इंडस्ट्री. ये मेरी स्कूलिंग एंड द थिंग दैट आई हैव डन इन कॉलेज उससे हुआ है. बट ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सबकी स्कूलिंग या सबका कॉलेज उस लेवल का हो दैट दे हैव रीच्ड दिस लेवल. बट अल्टीमेटली आपको इस लेवल पे पहुंचना है कि आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर सको. सो इट इज आवर जॉब ड्यूरिंग दीज 1.5 years टू इंश्योर कि ये जो स्किल्स हैं ऑफ कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन, एनालिटिकल स्किल्स, वो आपको आ जाए. अब ये हम कैसे करेंगे? पहला इसका स्टेप है मेंटरशिप सेशंस, जिसमें आप 2-way इंटरेक्शन कर सकते हो. मैं आपको भी बता रहा हूं, इस कोर्स में आपके बहुत सारे मेंटरशिप सेशंस होने वाले हैं. आप देखोगे दैट आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड मेंटरशिप सेशन लोग अपना जूम कॉल पे कैमरा भी ऑन करके बात नहीं कर पाएंगे. अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जूम कॉल पे कैमरा ऑन करके बात नहीं कर पा रहे, तो आप सीनियर सिविल सर्वेंट से कैसे करोगे? वो तो उनकी एज तो मेरे से बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है. तो अगर आप मेरे से ही बात नहीं कर पा रहे जूम कॉल ऑन पे कैमरा ऑन करके, तो उनसे कैसे करोगे? तो फर्स्ट थिंग इज रेगुलर मेंटरशिप सेशंस. व्हेनेवर आई टेक योर मेंटरशिप सेशन और वरुण सर और मुदित सर और समवन एल्स टेक्स योर मेंटरशिप सेशन, इंटरव्यू अपीयर्ड से कम आपका कोई मेंटरशिप सेशन नहीं लेगा, ये मेरी गारंटी है. वी विल आस्क यू टू टर्न योर कैमरा ऑन एंड योर माइक ऑन एंड स्पीक. वहां आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. हम फोर्स नहीं कर सकते बट आपको हेल्प कर सकते हैं. देन वंस द मेंस इज ओवर, वंस यू हैव गिवन योर मेंस नेक्स्ट ईयर, एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर गिविंग द मेंस दिस ईयर, आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है या नहीं होता है इस पे डिपेंडेंट नहीं है, बस टाइमलाइन के लिए बता रहा हूं. मेंस जब भी खत्म होता है उसके बाद 2 months का गैप होता है.
उस टाइम पे दुनिया करती है चिल, बट इन 2 months में वी आर गोइंग टू डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, और यहां पर आपको चिल नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, राइट? सो वी आर गोइंग टू एंश्योर कि ये जो स्किल्स चाहिए वो भी आप सीख जाओ। तो लाइक आई वाज टेलिंग यू, द स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, वो स्किल्स भी हमें सिखाना आपका काम है और कंटेंट देना भी हमारा काम है, राइट? अब ये प्लान आई होप आपको वैसे पता है, बट वील जस्ट टॉक अबाउट इट वंस। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो नेक्स्ट 1.5 years है, उसमें क्या प्लान है? द फर्स्ट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी इज ज्योग्राफी, देन वंस ज्योग्राफी फिनिशेस यू आर गोइंग टू डू पॉलिटी, उसके बाद वी आर गोइंग टू गो टू मॉडर्न हिस्ट्री, देन वी आर गोइंग टू कवर सीसैट अर्ली ताकि प्रीलिम्स में उसकी टेंशन ना हो, देन इकोनॉमी, दिस आई एम गोइंग टू बी टेकिंग विद यू, देन वी कम टू एथिक्स, ethics Mudit Jain sir is going to take with you, then we come to internal security, agriculture, science and technology, disaster management, ये चारों सब्जेक्ट्स मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, then we come to Indian society which Varun sir is going to be teaching you, उसके बाद ecology and environment which I will be teaching, then ancient medieval history, फिर prelims का जो revision phase आएगा तब हम prelims से focus करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेंस का 70% कंटेंट प्रीलिम्स से पहले कवर हो चुका है, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एग्रीकल्चर हो, एथिक्स हो, इंडियन सोसाइटी हो, मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड। जो पार्ट रह जाएगा दैट विल बी वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड GS2, वो हम प्री के बाद कवर करेंगे। इसके साथ नाउ दैट आवर मेंस कंटेंट इज देयर विद अस, जून, जुलाई और अगस्त में हमारा टाइम काम है एक तो राइट स्मार्ट साथ में करना ताकि हम PYQs लिखें, एक हमारा काम है लाइव आंसर राइटिंग करना ताकि आपको आंसर राइटिंग आ जाए, एंड तीसरा आपका काम है एस्से लिखना सीखना, और ये एस्से लिखने का काम आप करोगे मुदित सर के साथ, राइट स्मार्ट आप करोगे मेरे साथ, और लॉज करोगे आप वरुण सर के साथ। नाउ बाय अगस्त 2025 यू हैव गिवन योर मेंस, आपने सारा कंटेंट पढ़ लिया है प्रीलिम्स और मेंस का, आपने स्किल्स सीख लिए आंसर राइटिंग के, मेंटरशिप से आपके स्पीकिंग स्किल्स, एक्सपोजिशन बेटर हो गया है। उसके बाद मेंस खत्म होने के बाद सितंबर अक्टूबर में we are going to have personality development sessions, and regardless of whether you clear the prelims or not, वैसे मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप में से कोई भी ऐसा ना हो जो prelims clear ना करे, but of course that's going to happen, not everyone will get selected in their first attempt, but regardless of whether you clear the prelims or not, इन सब का access आपको मिलने वाला है, so no worries there। ये बस आपको ये बताने के लिए है कि जितना भी कंटेंट इस एग्जाम में चाहिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, जितने भी स्किल्स चाहिए, जो भी एक्सपीरियंसेस चाहिए, वो सब यहाँ कवर होने वाला है। If I have promised a one-stop solution to you, you are going to get a one-stop solution। अब हम आगे चलते हैं। अब how to use this course। I know आपके कुछ डाउट्स होंगे कि एक्टिव रिकॉल कैसे कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हम कैसे कवर करने वाले हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या करें, ये सारे क्वेश्चंस भी मैं अभी एड्रेस करूंगा, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। आपके आज सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो मैं 1 घंटा भी बैठूंगा, उसके बाद सारी चीजें मैं आपकी एड्रेस करूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? हाउ टू यूज दिस कोर्स, इस बारे में बात करते हैं। मुझे दिख रहा है कि कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी उस पे आऊंगा। मंडे टू सैटरडे आपकी 10 AM to 1 PM लाइव क्लास होने वाली है, एंड ऑन द सेम डे यू आर गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लाइव क्लास। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, जब मैं अपना फाउंडेशन कोर्स मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2018 दिसंबर में, तब मैं तो कॉलेज में था, तो मैं तो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता था, तो मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स की कोई भी क्लास लाइव नहीं देखी। मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सबकी रिकॉर्डिंग देखी है, राइट? प्रॉब्लम कहां फेस हुई? मेरे पास अपने डाउट्स पूछने का कोई जरिया नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू आस्क द डाउट्स। तो उसके लिए हमने सॉल्व किया दैट इफ समवन इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ समवन इज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो वो शायद लाइव इस टाइम पे नहीं देख पाएंगे। वैसे मैं आपको एनकरेज करूंगा कि अगर आप देख सकते हो तो ये बेस्ट है, क्योंकि आपके डाउट्स लाइव सॉल्व हो सकते हैं। बट लेट्स से आप नहीं देख पा रहे हो, देयर इज समथिंग, सम रीजन जिससे आप नहीं देख पा रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यू नो व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर देम? एक तो आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा दैट विल बी एक्टिव थ्रू आउट द वीक। इस गूगल फॉर्म में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। देन वी आर गोइंग टू हैव अ डाउट रेजोल्यूशन सेशन एवरी सैटरडे इवनिंग। तो आपने कंटेंट देख लिया, सैटरडे इवनिंग पे तो आप फ्री हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सैटरडे इवनिंग में आप लाइव आ जाइए डाउट रेजोल्यूशन सेशन में। आपने जो गूगल फॉर्म में डाउट दिए होंगे वो भी सारे एड्रेस हो जाएंगे, अगर आपको कोई और डाउट्स आते हैं उसके बाद वो भी एड्रेस हो जाएंगे, कंटेंट आपको मिल जाएगा, और इस डाउट रेजोल्यूशन सेशन की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आपको डाउट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, देयर इज नो वरीज एंड नो प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट सॉल्व फॉर यू। उसके बाद मेंटरशिप सेशंस आपके होंगे,
उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई विल एक्सपेक्ट कि आप लाइव ज्वाइन करो. ऑल्दो उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, बट वो मैं चाहूंगा कि आप लाइव ज्वाइन करो और उतना आप मैनेज कर लोगे. आप डेली लाइव नहीं आ सकते हो, आप रिकॉर्डिंग देखो, आप डाउट रेजोल्यूशन सेशन में आओ, लाइव आओ, वहां पर इंटरेक्ट करो टीचर के साथ, एंड आप एक गूगल फॉर्म में अपने डाउट थ्रू आउट द वीक लिखते रहो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको डाउट रेजोल्यूशन सेशन में ही जाके डाउट पूछना है. इट विल बी एड्रेस्ड इन द डाउट रेजोल्यूशन सेशन. आपको मंडे को डाउट आया, आप मंडे को गूगल फॉर्म में लिख के छोड़ दो, सैटरडे को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी. दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू. नाउ लेट अस कम टू व्हाट डज एन आइडियल डे लुक लाइक. आप इस कोर्स में हैं, तो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज वॉच द क्लास, एंड यू आर गोइंग टू वॉच इट फ्रॉम 10 AM to 1 PM. या आप रिकॉर्डेड देखो. 10 AM to 1 PM is the maximum limit. Generally the class will go to 2.5 hours. ये मैक्सिमम लिमिट है कि 1 बजे तक तो हो ही जाएगी खत्म इन वट एवर मैनर, है ना. अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है. देखो, जो भी नोट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, है ना, वट एवर नोट्स दैट आर गोइंग टू बी मेड हियर, जो भी कंटेंट बना रहे हैं, मैं भी सारा कंटेंट देख रहा हूं, ऑल ऑफ इट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द सेम बुक्स दैट यू आर गोइंग टू रीड एंड सम मोर एडवांस बुक्स, है ना. अगर ज्योग्राफी का कंटेंट बनना है तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़े बिना तो हम बनाएंगे नहीं, है ना. दिस इज प्रीटी क्लियर. तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी स्टैंडर्ड बुक से कुछ ऐड करने की नोट्स में. दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू. बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जो भी बुक है, जैसे मान लो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, आप उसे एक बार रीड जरूर करो. उससे दो चीजें होंगी. एक तो आपका फोमो खत्म नहीं हो जाएगा, है ना. आपको लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने बुक ही नहीं पढ़ी, बुक में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा. आपका फोमो खत्म हो जाएगा एंड द कंटेंट विल गेट रीइंफोर्स्ड. तो मेरी एडवाइस आपको ये है, आप एक बार पढ़ लो, जस्ट रीड द स्टैंडर्ड बुक फॉर कंटेंट रीइंफोर्समेंट, नॉट फॉर एडिशन. एडिशन के लिए कुछ ना बचे, ये हमारा काम है, ठीक है. देन इसी के बाद लाइक आपने क्लास देख ली, आपने फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, आपने नोट्स किए. नोट्स में ही आपको हर नोट्स में पीवाईक्यूज मिलेंगे ऑफ दैट रेलेवेंट सेक्शन, ठीक है. 2.5 घंटे आपके क्लास के, 3 से 4 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के, 1 आवर आपका एक्टिव रिकॉल का. अब 3 से 4 घंटे इस काम में आपको नहीं लगेंगे. स्टैंडर्ड बुक अगर आप खुद से पढ़ रहे हो किसी टॉपिक की जो आज का टारगेट है, तो आपको हो सकता है 3 से 4 घंटे लग जाएं. बट अगर आप लेक्चर के बाद पढ़ रहे हो तो वो टाइम 1/10 से रिड्यूस हो जाना चाहिए. इन द सेंस दैट इफ इट वुड हैव टेकन यू 180 minutes to read a chapter, then after watching the lecture it should take you 18 minutes. Only then that lecture is worth it, है ना. और वो हम कर देंगे. That I am sure that we will be able to deliver. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो whatever is an ideal day for you, I'm just एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने क्वेश्चंस होल्ड कर लो. अभी मैं देख ही नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, अगर आप लिख भी दोगे तो. द मोमेंट आई एम डन विद दिस, मैं आपके सारे क्वेश्चंस देखूंगा. आप क्वेश्चंस एक जगह लिख लो एंड देन आस्क देम इन द कमेंट्स, ताकि मैं आपके आंसर कर दूं. आई वांट टू आंसर देम, बट मैं अभी देख ही नहीं सकता बिकॉज आई हैव टू डिलीवर दिस, है ना. तो जस्ट कीप योर क्वेश्चंस विद यू, मैं सारे आंसर करूंगा. डोंट आस्क देम राइट नाउ, ठीक है. अब 10 to 1 PM आपने क्लास अटेंड करी. अब आपको 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है रोज, राइट. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि रोज आप 8 घंटे का टाइम दोगे, तो 3 आवर्स यहां हो गए, 4 आवर्स यहां हो गए, 1 आवर यहां हो गया ऑन एक्टिव रिकॉल. अब ये जो 4 घंटे का टाइम है, ये हम कैसे डिवाइड करना चाहते हैं. लेट्स से आपकी 1 बजे क्लास खत्म होती है. मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे, ये बात आप याद रखना, अपने क्वेश्चंस होल्ड करो और जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो. दिस इज गोइंग टू सर्व यू वेल फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. अगर 1 बजे क्लास खत्म हो रही है, या आप किसी भी टाइम पे अगर आप क्लास को रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, है ना, इवन इफ यू आर वाचिंग इट रिकॉर्डेड, 1 PM क्लास गेट्स ओवर, डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक. हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लास के बाद लंबा ब्रेक मत लेना, पूरा दिन रुइन हो जाएगा. मैं आपको बता देता हूं मेरा एक्सपीरियंस फाउंडेशन कोर्स का. मैं कॉलेज के साथ देखता था फाउंडेशन कोर्स. 9 to 4 मेरा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में क्लासेस होती थी. हॉस्पिटल जाना होता था रोज, वापस आता था, रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करता था 5 PM. 5 to 7:30 8 तक मैं रिकॉर्डिंग देख लेता था. उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी करके ऐड करना होता था, क्योंकि वहां कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट नहीं था, इन द सेंस के मुझे ऐड बहुत करने की जरूरत पड़ती थी. अ लॉट ऑफ थिंग्स नीडेड टू बी एडेड, द नोट्स दैट आई हैड मेड. फिर मैं 8 से 12 तक ऐड करता था, फिर मैं सोता था एंड अगले दिन अगेन आई हैड टू गो टू कॉलेज. तो ये काम आपने नहीं करना है, राइट. ये काम में एक चीज तो मैंने आपकी रोक दी कि आपको एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट ये इफेक्टिवली मैं कर कैसे पा रहा था, आई वाज एबल टू डू दिस एवरी डे, क्योंकि लॉन्ग ब्रेक नहीं लेता था मैं क्लास देखने के बाद. ये नहीं कि 5 to 7:30 क्लास देखी, अब 9:30 पढ़ाई करेंगे. अगर आपने क्लास 1 बजे तक देखी और 3 से 4 घंटे का ब्रेक ले लिया और फिर क्लास रिवाइज करने गए, तो उतना ही टाइम लग जाएगा जितना क्लास में लगा था. अगर आपने ये नहीं किया, आइडियल अप्रोच क्या है, 1 बजे तक आप क्लास देखो, आफ्टर यू हैव सीन द क्लास टिल 1 PM, है ना.
1:30 तक आप ब्रेक ले लो, मैक्सिमम 2 o'clock तक आप ब्रेक ले लो, मैं तो कहूंगा 1:30 तक ही ब्रेक लो, आधा घंटा आप ब्रेक लो, एंड आप इस टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं जब भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद 2 घंटे स्पेंड करो। इस 2 घंटे में क्या करो, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। इस 2 घंटे में यू बेसिकली हैव टू रिकॉल एंड रीड द क्लास नोट्स, solve the PYQs and read the standard book of that topic that has been taught to you। ये 3 काम आपके हैं। इनको किस ऑर्डर में करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। 3 काम है। आज के नोट्स को पढ़ना है, याद करना है, रीड देम, रिकॉल देम, ये फर्स्ट काम है। दूसरा काम है स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। तीसरा काम है PYQs, जो उसके हैं वो डॉक्यूमेंट में ही मिल जाएंगे, वो हमें करने हैं। 2 घंटे में आप ये काम कर लो, हमारी तरफ से अब आप उस दिन के लिए फ्री हो। योर GS जॉब इज डन। बट ये तो 3 घंटे यहां हुए, 2 घंटे यहां हुए, 2 hours आर लेफ्ट। इस 2 घंटे आपको रोज ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया गया है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि मेटिकुलस डिजाइनिंग है, वो यही सोच के है। अगर मैं आपको कहूं कि रोज ज्योग्राफी पढ़ना है 45 डेज के लिए, आप बोर हो जाओगे, राइट? इफ यू आर ओनली रीडिंग ज्योग्राफी फॉर 45 डेज, ओनली रीडिंग इकोनॉमी फॉर 45 डेज, यू आर बाउंड टू गेट बोर्ड। बट द आइडिया हियर इज दैट आप सुबह पढ़ोगे हमारे साथ, और शाम को जो टाइम आपका बचेगा 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा जो है, उसमें आप अपना ऑप्शनल पढ़ोगे। तो कॉन्स्टेंटली यू विल बी रीडिंग 2 सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टेंटली, है ना? तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ऑप्शनल की डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अभी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, है ना? तो आपका रोज का प्लान ऐसा है कि आपने 3 घंटे क्लास देखी, छोटा सा ब्रेक लिया, 2 घंटे में GS का काम अपना दिन का खत्म कर दिया, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक। देन आप लॉन्ग ब्रेक लो, उसके बाद आप वापस आओ, 2 घंटे रोज ऑप्शनल पढ़ो। देन एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव योर डिनर। सोने से पहले 1 घंटे का टाइम निकाल लो। सोने से पहले जो 1 घंटे का टाइम है, उसमें आपने करनी है एक्टिव रिकॉल। और वो आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ दिस 1 hour इज गोइंग टू बी स्पेंड डेली, आज ही मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, ये बात हो गई। ओके देन, नाउ लेट्स कम टू सैटरडे एंड संडे। ये तो मंडे टू फ्राइडे था। सैटरडे को आपकी सुबह क्लास है 10 to 1। अगर आप क्लास अटेंड करोगे सैटरडे को, तो वो तो क्लास सैटरडे को भी है। अब इवनिंग में डाउट रेजोल्यूशन सेशन है। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप डाउट रेजोल्यूशन सेशन में आओ, नहीं आते तो भी आप डाउट रेजोल्यूशन सेशन को एटलीस्ट देखो, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आल्सो। आप डाउट रेजोल्यूशन सेशन में आओ इवनिंग में, एंड इस दिन अदर देन द क्लास को आप पढ़ोगे 2 घंटे में। डाउट रेजोल्यूशन सेशन में आपको समझ आ जाएगा मुझे डाउट देखने की जरूरत है या नहीं। इस दिन आपका मेन काम है एक्टिव रिकॉल ऑफ द एंटायर वीक। सैटरडे आपका हैवी होने वाला है, एंटायर वीक की एक्टिव रिकॉल आप करोगे ऑन सैटरडे। वॉट एवर यू हैव रेड यू आर गोइंग टू रिमेंबर इन द एंटायर वीक। एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं मैं आपको आज करके दिखाऊंगा, ठीक है? 4 hours ऑफ एक्टिव रिकॉल वी आर गोइंग टू डू। देन अब अगर आपका सैटरडे हैवी है, देन यू डिजर्व अ ब्रेक। दैट ब्रेक इज कमिंग ऑन संडे। संडे को आपका वीकली टेस्ट है 25 MCQ का। आप ये टेस्ट दो, इसका डिस्कशन देखो, एंड द रेस्ट ऑफ द डे इज अ ब्रेक फॉर यू। अब अगर आप, क्या आपको ये ब्रेक मिलने वाला है या नहीं, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। देखो, इफ यू हैव परफॉर्म्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, यू हैव परफॉर्म्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, आपने रोज परफॉर्म किया है। परफॉर्म का क्या मतलब है? यू हैव मेट योर टारगेट्स। और आपके टारगेट ट्रैकिंग कैसे दिखने वाली है वो मैं देख लूंगा, अभी दिखा दूंगा। यू हैव मेट योर टारगेट्स, यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस, यू हैव बीन रेगुलर एंड यू हैव बीन डिसिप्लिन्ड, देन यू डिजर्व अ ब्रेक ऑन संडे। तो आप संडे को 25 MCQ का टेस्ट दो, हार्डली इट्स गोइंग टू टेक 25 मिनट्स। बाकी आधा घंटा उस टेस्ट को एनालाइज करो, और बाकी संडे को ब्रेक लो, सो दैट यू आर रिफ्रेश्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। बट अगर यू हैव नॉट डन दिस, यू हैव नॉट डन दिस, नॉट डन दिस, एंड आपका बैकलॉग बच जाता है थ्रू आउट द वीक, तो वो बैकलॉग मतलब वो बैकलॉग खत्म करने का टाइम संडे का हाफ डे है। अगर आप पूरे रेगुलर हो तो आपको पूरा संडे ब्रेक मिलेगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो संडे का हाफ डे नीड्स टू गो टू कवर योर बैकलॉग, एंड द रेस्ट ऑफ द संडे यू कैन हैव ऑफ। अब ये जो टेस्ट होने वाला है संडे को, इट इज गोइंग टू हैव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स नॉट जस्ट अ टेस्ट, इट्स गोइंग टू हैव योर ऑल इंडिया रैंकिंग, हाउ यू हैव परफॉर्म्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, ऑल राइट देन। अब ऑप्शनल पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शनल। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू यू। अगेन मैं आपको कहूंगा, अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उन्हें अभी लिख के रख लो। मैं अभी चैट देख ही नहीं सकता, आई कैन ओनली सी इट आफ्टर दिस सेशन इज ओवर। मैं आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा, जस्ट राइट देम इन अ नोटबुक और समवेयर। जब मैं आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज पे आऊं, आप चैट में लिख देना, आई विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट एंड क्वेरी। ओके, ऑल राइट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। आपका डेली शेड्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आपका डेली शेड्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से।
कि आप 10 to 1 3 घंटे आप क्लास देखोगे, देन मे बी फ्रॉम 1:30 to 3:30 आप उस क्लास की रिकॉलिंग एंड रीडिंग करोगे. कैसे करोगे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा. देन यू आर फ्री, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक मे बी फ्रॉम 6 to 8 और 6 to 9, जितनी आपकी श्रद्धा उतना आप अपना ऑप्शनल पढ़िए डेली. मिनिमम ऑफ 2 आवर्स आपको पढ़ना ही है. कैसे ऑप्शनल को पढ़ना है ओवर द नेक्स्ट 1.5 year वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. एंड रात को देन बिफोर यू स्लीप, the last hour before you sleep, you are going to do active recall of whatever you have read today and whatever you had read yesterday. ठीक है. अब बात करते हैं ऑप्शनल की. पहले तो ये क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, will the optional subject be removed? ठीक है. इस पे अभी इस टाइम पे बहुत रूमर्स हैं, बट ये जो रूमर्स हैं ये आज के नहीं है. जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2018 में, तब भी ये रूमर्स थे, राइट. ये बासवान कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है कोई नए रिकमेंडेशंस नहीं है. दे आर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो पहले तो रूमर्स को ज्यादा हम क्रेडेंस नहीं देंगे, बट अल्टीमेटली यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल भी है. हट भी सकता है ऑप्शनल, हो सकता है ना भी हटे. वी डोंट नो दैट येट. ठीक है, हमें नहीं पता अभी कि हटेगा या नहीं हटेगा. बट हमें क्या करना है, राइट नाउ इट इज इन द सिलेबस, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट. रूमर्स पे नहीं जाते, अभी ये सिलेबस में है ना. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी हो रहा है. इफ देयर इज एनी अनाउंसमेंट गोइंग टू हैपन तो हम देख लेंगे. अदरवाइज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, हम ऑप्शनल को प्रिपेयर करेंगे. वी शुड डू इट. अब नेक्स्ट स्टेप है, ऑप्शनल हमें प्रिपेयर करना है, ये बात हमें समझ आ गई. नेक्स्ट स्टेप है ऑप्शनल को सिलेक्ट कैसे करना है. हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शनल. कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं. पहला तो है कि हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शनल एंड व्हेन टू सिलेक्ट इट. व्हेन टू सिलेक्ट मैं आपको बता देता हूं. आई एम गिविंग यू इन माय शेड्यूल, मेरे हिसाब से द मंथ ऑफ जून इज योर डिसीजन मेकिंग मंथ. आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जून के मंथ में योर जॉब इज टू सिलेक्ट योर ऑप्शनल. जुलाई से आप पढ़ना स्टार्ट करना, तब तक आप यू विल गेट यूज्ड टू द स्टडीज दैट आर हैपनिंग हियर आल्सो. जून के मंथ में यू सिलेक्ट योर ऑप्शनल, you make the decision final in the month of June. Now this decision is the second most important decision you are going to make in your life. The first is going to be your selection of your marriage partner or your spouse, but this is the second most important decision because an optional is very close to your spouse. It's going to stay with you. ठीक है, और इसे छोड़ना, इसे डिवोर्स करके एक नया ऑप्शनल ढूंढना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, राइट. तो जून में योर जॉब इज टू सिलेक्ट इट. अब बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट इट. व्हेन टू सिलेक्ट तो हमने देख लिया कि कब सिलेक्ट करना है. हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो अब इस पे बात कर लेते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम नाउ आई एम गोइंग टू सी द चैट ऑफ दिस क्लास. हाउ में मेरा क्वेश्चन है फॉर यू. अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे बताओ कि एक आइडियल ऑप्शनल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके हिसाब से. यू टेल मी इफ यू हैड एन आइडियल ऑप्शनल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मत बोलना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आइडियल ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्या होना चाहिए. अब मैं देखता हूं आप क्या लिख रहे हैं. यस, यू कैन वॉच दिस लेटर, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, डोंट वरी. आपके हिसाब से एक आइडियल ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए. मैं जो देख पा रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं, ओवरलैप विद जीएस. ठीक है. इंटरेस्ट आप लिखते जाओ जो जो आपको लिखे. ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यानी कि बैकग्राउंड. स्कोरिंग, थैंक गॉड किसी ने स्कोरिंग तो लिखा, अभी तक तो सब इंटरेस्ट पे ही थे. फेमिलियरिटी, मतलब मैं ग्रेजुएशन या बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं. ठीक है. रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल, ये भी बात बिल्कुल सही है. और कुछ कंसाइज सिलेबस, मतलब शॉर्ट सिलेबस. ठीक है. स्कोरिंग पोटेंशियल, इंटरेस्ट प्लस अंडर ग्रेजुएट, लेस टाइम कंज्यूमिंग या शॉर्ट, तो ठीक है, ये तो मैंने बात समझ ली. ठीक है. एनीथिंग एल्स. गाइडेंस शुड बी अवेलेबल, तो रिसोर्सेज में ही लिख लेते हैं इसको. रिसोर्सेज एंड गाइडेंस शुड बी अवेलेबल, ये बात तो यहीं से क्लियर हो जाएगी. अब ओवरलैप विद जीएस, स्कोरिंग, स्ट्रॉन्ग बेस, मार्क्स एंड इंटरेस्ट, बैकग्राउंड.
पास्ट ट्रेंड्स, हाईली स्कोरिंग, अच्छा ओके, हाईली स्कोरिंग कर देते हैं, बिल्कुल 500 में से 501 नंबर आ जाए आपके ऑप्शनल में, इतना ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। बोरिंगलेस मतलब इंटरेस्ट, वाई आर यू राइटिंग 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन क्यों करना है, बोरिंगलेस मत लिखो, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बेस्ट फैकल्टी होनी चाहिए, ओके। नो करंट अफेयर्स इन्वॉल्व, शाबाश, कौन था ये, वेट ये तो वेरी वेरी गुड पॉइंट, आई एम सॉरी आपका मैसेज ऊपर चला गया है, बट जिसने भी ये लिखा है बहुत बढ़िया किया, नो करंट अफेयर्स। और कुछ जो आप चाहते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से? लेस कंपटीशन, कंपटीशन तो मेंस का ही रहेगा ना, the competition तो is going to be in the means, optionals की scaling होती है, optionals are going to be compared with each other, तो less competition is not a very good idea। anything else? गुड इवेल्युएटर चाहिए आपको, अच्छा मतलब रिसोर्सेज के, ओके मुझे लगा आप यूपीएससी के इवेल्युएटर की बात कर रहे हैं, जो यूपीएससी में चेक करे वो अच्छे से चेक करे, सिलेक्शन करा दे, अभिषेक शर्मा, वेरी गुड, यही चाहिए एक्चुअली ऑप्शनल से कि सिलेक्शन करा दे। एनीथिंग एल्स? टॉट बाय शिवन सर, ये तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं ऑप्शनल अभी तो हमें पढ़ना है यार। एबल टू इंप्रूव आवर जीएस, लाइक सोशियोलॉजी इज हेल्पफुल इन एथिक्स एंड एसे, ओके, हेल्प्स इन इंटरव्यू एज वेल, अच्छा तो प्रीलिम्स में भी हेल्प कर दे, इंटरव्यू में भी हेल्प कर दे, इसके बाद अगर आपको कोई बैकअप जॉब ढूंढनी हो उसमें भी हेल्प कर दे, और भी कोई हेल्प चाहिए ऑप्शनल से आपको, और एनीथिंग एल्स यू नीड फ्रॉम योर ऑप्शनल? हाँ, मेंटरशिप, गाइडेंस, रिसोर्सेज वो तो यहाँ हो ही गए। चलो, आई थिंक एक अच्छी बात यह है दैट यू गाइस हैव लिस्टेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर इन माय माइंड, एक्चुअली ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर इन माय माइंड, ठीक है। तो एक आइडियल ऑप्शनल के जो जो कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं, राइट। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू यू, आपने बहुत सही लिखा है, एक आइडियल ऑप्शनल में यही सब चाहिए। प्रॉब्लम है कि ऐसा पीस मार्केट में है नहीं, राइट, दिस सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, और है भी तो शायद वो आपको पसंद ना करे, राइट। आई मीन देयर माइट बी अ वेरी गुड एंड एलिजिबल स्पाउस इन द मार्केट, बट दैट पर्सन हैज टू लाइक यू ऑल्सो, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन। इट कैन, देयर इज नो ऑप्शनल that is going to have no current affairs, it's going to be short, it's going to overlap with GS, mains, interview, prelims, other exams, UGC net, SSC, CGL, state PCS, everything। आपका इंटरेस्ट भी हो उसमें, आपकी ग्रेजुएशन भी उसी में हो, हाईली स्कोरिंग हो, और उसकी सारी रिसोर्सेज और गाइडेंस भी अवेलेबल हो, ये तो नहीं होने वाला। तो अब मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, इनमें से आपके पास, मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको टाइप ज्यादा ना करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें यहां लिखी हैं, आपको सिर्फ 2 सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट एनी 2, या चलो थोड़ा आपको सहूलियत दे देते हैं, सिलेक्ट एनी 3, नंबर्स लिख के बताना कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 में आप 3 ही चीजें चुन सकते हो तो वो क्या होंगी? 6 एंड 7 मतलब स्कोरिंग एंड गाइडेंस, 6 एंड 4 मतलब 3 कर लो, चलो चलो ठीक है। देखो यार, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर जो आपने सिलेक्ट किए हैं 3, अगर उसमें नंबर 6 नहीं आया है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, देन यू आर नॉट थिंकिंग द राइट वे। बाकी आपने कुछ भी सिलेक्ट किया हो, अल्टीमेटली एक ही क्राइटेरिया है ऑप्शनल सिलेक्ट करने का, दिस इज द ओनली, एंड आई एम रिपीटिंग, ओनली क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द ऑप्शनल, इट इज हाईली स्कोरिंग। इफ देर आर सम सेकेंडरी क्राइटेरिया तो वो मैं बता देता हूं। इफ दी ऑप्शनल इज हाईली स्कोरिंग, ठीक है, अगर मान लेते हैं दुनिया का कोई भी ऑप्शनल है जो स्कोरिंग है, उसकी गाइडेंस अवेलेबल होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट में उसकी गाइडेंस ना हो, तो जो 7 है वो तो इसके अंदर इंप्लाइड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 6 में, राइट, लेट्स टॉक अबाउट इसके अलावा सेकेंडरी क्राइटेरिया क्या है। एक है क्राइटेरिया 4, आपका इंटरेस्ट, और एक क्राइटेरिया है आपका 5,
विच इज योर बैकग्राउंड, और ये बिल्कुल सेकेंडरी क्राइटेरिया है। अब मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर ऐसा लाइफ में कोई डिलेमा है कि ये दो चीजें हैं, मैं इनमें से क्या करूं, अगर आपको ऐसा कभी लाइफ में कभी भी डिलेमा है ना, तो सिंपल सी बात करना, इफ शुड आई चूज ए और शुड आई चूज बी, तो इसमें एक सिंपल सा फिलोसफिकल टेस्ट होता है कि आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद ए नो मैटर व्हाट हैपेंस विद बी, और आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद बी नो मैटर व्हाट हैपेंस विद ए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू नो प्रायोरिटाइज थिंग्स इन लाइफ। तो मान लो हम 6 और 4 को प्रायोरिटाइज करते हैं, इंटरेस्ट और स्कोरिंग। मैं अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता रिगार्डलेस ऑफ मेरा कितना भी स्कोर आ जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज I cannot compromise with my interest regardless of whatever score I get in the optional. Second, I cannot compromise with my score चाहे मुझे अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से 1 और 2 आपको कौन सी अच्छी लग रही है, ये आप बता दो। You have to make this decision. I cannot compromise with my interest regardless of मेरा कुछ भी स्कोर आ जाए। I cannot compromise with my score regardless of मेरा इंटरेस्ट कुछ भी हो। अगर यहां पर आपका आंसर स्टेटमेंट 1 है, यू नीड टू रीथिंक। आप गलत डायरेक्शन में हो अपनी प्रिपरेशन में। आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका स्कोर मैटर करता है। यह हो सकता है कि स्कोर करने के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए, है ना, दिस इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि स्कोर करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर दोनों में से चूज करना है, द गॉस्पेल ट्रूथ इज योर स्कोर, नथिंग एल्स मैटर्स। अगर आपको एक बिल्कुल बोरिंग घटिया वाहियात सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बट वो आपको 6 महीने पढ़ के आईएएस बना दे, तो पढ़ लो। वैसे किसी सब्जेक्ट के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको ऐसा लगता है कि वो बोरिंग और घटिया है, लेकिन 6 महीने पढ़ के आप आईएएस बन जाओगे, तो उसी को पढ़ो। ठीक है, अब ये तो क्राइटेरिया हो गया सिलेक्शन का। तो लेट मी नाउ रीडिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो बाकी क्राइटेरिया थे ना, उन सबकी मैं बात कर लेता हूं। पहला क्राइटेरिया आपका था ओवरलैप विद जीएस। ठीक है, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, वेरी रेयर ओवरलैप इज देयर विद जीएस। हो गया मैं सिलेक्ट, नंबर भी बढ़िया आ गया एंथ्रोपोलॉजी में। मेरी बैचमेट स्मृति, रैंक 4 in the UPSC CSE examination 2022, a very good friend of mine. Incidentally लबासना में एक OT कोड मिलता है सबको, तो वो एक दैट इज योर ऑफिसर ट्रेनी कोड। तो स्मृति का OT कोड मेरे बहुत पास था, तो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस। स्मृति का ऑप्शनल था ज़ूलॉजी, कोई लिंक नहीं है। शी हैज नो दैट ज़ूलॉजी ऑप्शनल हैज नो लिंक विद जीएस। शी इज रैंक 4 विद अ ब्रिलियंट स्कोर इन ज़ूलॉजी। ठीक है, जीएस के पेपर्स में आपको वैसे भी ऑप्शनल की इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी होती। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, जो ट्राइबल क्वेश्चंस आते हैं मैं उनमें कभी कोई एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट लिख के नहीं आया हूं, बिकॉज एग्जामिनर को समझ आए ना आए, I am studying anthropology. It's not necessary that a GS evaluator will be an anthropologist. This criteria is irrelevant. Second criteria आपने बोला था short syllabus. आज जाके आपको मैं पहला होमवर्क दे रहा हूं, यूपीएससी की पीडीएफ खोलना और उसमें देखना कि उन्होंने ये बोला क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ये जाके एक बार पढ़ना। शॉर्ट सिलेबस जैसा कोई ऑप्शनल है ही नहीं, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन दैट यूपीएससी हैज, जो एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी को फ्रॉम द ऑप्शनल, दैट इज कि आप ऑनर्स लेवल की पढ़ाई करोगे। तो एक बार आपको लग सकता है कि यार ये तो 3 महीने में हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी को लोग कहते हैं 3 महीने में हो जाता है, मैंने 8 से 9 महीने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, उसका एक रीजन ये भी है कि जहां से मैंने अपना एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिनली पढ़ा था वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो आई हैड टू रीड एवरीथिंग। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं जीएस के साथ पढ़ रहा होता, इट वुड टेक मी 8 months टू रीच लाइक हाफ ऑफ 8 months। मतलब रोज, जैसे मैंने आपको बताया, रोज में अगर 2 घंटे पढ़ता तो 6 to 8 months लगते टू गेट टू द स्टेज वेयर आई एम, वेयर आई कैन इजीली से कि हाँ एंथ्रोपोलॉजी में मेरे 270 to 80 मार्क्स तो आ रहे हैं आराम से, पक्का मैं कभी भी पेपर दे दूं। ठीक है, तो 8 महीने मैंने पढ़ा है, नो डाउट अबाउट इट। और कोई भी ऑप्शनल होगा, इतना तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, तो शॉर्ट सिलेबस इज नॉट अ कंसर्न। थर्ड थिंग आपने लिखी थी कि यार करंट अफेयर से लिंक ना हो।
करंट अफेयर्स आपको वैसे भी पढ़ने पड़ेंगे जीएस के लिए, और जितने जीएस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं उससे कहीं कम पढ़ने पड़ते हैं ऑप्शनल के लिए. Even if your optional is political science and international relations, which was Ishita's optional, who is rank 1 of my attempt, he's a very good friend. Ishita का optional PSIR था, current affairs linked था, तो she has told me कि जो GS के लिए current affairs पढ़ने पड़ते थे वो बहुत थे, जरूरत ही नहीं थी ऐड करने की, यहीं से काम बन जाता था. तो ये क्राइटेरिया भी रेलेवेंट नहीं है. गाइडेंस एंड रिसोर्सेज का क्राइटेरिया आपको वैसे ही मिल जाएगा. और अगर कोई और क्राइटेरिया आपके दिमाग में आ रहा हो जहां आपको रेलेवेंस कोई दिख रही हो, वो आप बता दो. मेरे हिसाब से देयर आर 3 क्राइटेरिया इन दिस ऑर्डर. फर्स्ट इज स्कोरिंग, एंड स्कोरिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम देखेंगे. स्कोरिंग के बाद यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ 4-5 स्कोरिंग ऑप्शनल्स. लेट्स से आपके पास 5 स्कोरिंग ऑप्शनल्स की लिस्ट आ गई. देन यू नीड टू लुक एट इंटरेस्ट कि इनमें से कौन सा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्ट क्यों मैं कह रहा हूं कि यार अब मैं इसको पढ़ सकता हूं, है ना. नाउ आई कैन रीड इट फॉर 6-8 मंथ्स, मैं पढ़ पाऊंगा. देन इंटरेस्ट. देन द थर्ड क्राइटेरिया इज अगर मेरा बैकग्राउंड है या नहीं. अगर बैकग्राउंड है तो हेल्प होगी, बट हम सबको पता है हमने कॉलेज की पढ़ाई कैसे करी है. ठीक है, आपको भी पता है आपने कॉलेज की पढ़ाई कैसे करी है, और मुझे भी पता है मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कैसे करी है. एक रात पहले कॉफी चबा के पास होना बैकग्राउंड नहीं होता. ठीक है, तो एंड मैंने तो ऐसे ही करी है अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कंटिन्यू एज अ डॉक्टर. मुझे पसंद ही नहीं था वो, तो मैं पढ़ता ही नहीं था. ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है वो लास्ट चीज है. स्कोरिंग का एक लिस्ट बनाएंगे, स्कोरिंग से इंटरेस्ट पे जाएंगे, इंटरेस्ट से बैकग्राउंड पे जाएंगे. ठीक है, अब और कोई क्राइटेरिया अगर दिमाग में आ रहा है तो बता दो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करना है. ये 5 कौन से हैं, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा. यशस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से करी है पढ़ाई, तो आपका बैकग्राउंड मैटर करता है. मैंने तो नहीं करी, सो कूडोज अगर आपने अच्छे से करी है तो. आई डोंट थिंक एनी कोई क्राइटेरिया होगा जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना. अब मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है. यूपीएससी की ऑप्शनल पीडीएफ में, नोटिफिकेशन में ऑप्शनल्स की एक लिस्ट है. अराउंड 22-25 ऑप्शनल्स उसमें आपको मिल जाएंगे. ऐसी एक लिस्ट होगी. सबसे पहला स्टेप क्या है, इस लिस्ट में क्रॉस आउट व्हाटएवर यू कैन नॉट टेक. जो ऑप्शनल्स आप ले ही नहीं सकते उनको क्रॉस कर दो. जैसे अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप मेडिकल साइंस नहीं ले सकते. अगर आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते. तो पहले तो क्रॉस आउट कर दो ऑफ द वंस दैट जो आप ले ही नहीं सकते. जब आपने ये क्रॉस आउट कर दिया, देन यू विल रीच अ स्टेज ऑफ पॉसिबल्स. दीज आर माय पॉसिबल ऑप्शनल्स. फिर इसमें कुछ होगा जो आप ले सकते हो बट लेना नहीं चाहते. जैसे बॉटनी में ले सकता था, जूलॉजी में ले सकता था, बट मैं लेना नहीं चाहता था. राइट, देन यू क्रॉस आउट. जो इसके बाद मान लो आपके ये कुछ क्रॉस आउट हो गए. ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेज है, वो वाले क्रॉस आउट करो जो आप लेना नहीं चाहते. जैसे मैं बॉटनी नहीं लेना चाहता था, मुझे पता है बॉटनी क्या सब्जेक्ट है. आई नो इट इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स, मैंने अपने 12th के टाइम पे पढ़ा भी है, बट मैं उसे 6 महीने नहीं पढ़ सकता. क्रॉस दैट, वो सारे क्रॉस कर दो. तो फ्रॉम द पॉसिबल्स देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. आफ्टर क्रॉसिंग आउट whatever things you can't take, you need to the next stage which is of probables. Probables means कि you can take them, मतलब they are not beyond your scope of interest. जैसे scope of knowledge, जैसे मेडिकल साइंस नहीं है वो. अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप सोशियोलॉजी ले सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, है ना. एंथ्रोपोलॉजी आप ले सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड. पीएसआईआर आप ले सकते हो, बट मेडिकल साइंस नहीं ले सकते. तो बैकग्राउंड के जो आपके बैकग्राउंड के जो लिमिट्स हैं वो खत्म हो गए. एंड आपके जो खुद के लिमिट्स हैं, जैसे मैं बॉटनी और जूलॉजी नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, राइट, वो भी खत्म हो गया. नाउ वी हैव कम टू प्रोबेबल्स. ऐसे प्रोबेबल्स की आपकी 5 से 6 की लिस्ट बनेगी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर फ्रॉम. ठीक है, 5 से 6 की लिस्ट बनेगी. सबके प्रोबेबल्स में एंथ्रोपोलॉजी रहेगा मोस्टली, सोशियोलॉजी रहेगा, पीएसआईआर रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा. ये चीजें तो आपके प्रोबेबल्स में मोस्टली रहेंगे. इट्स पॉसिबल कि ना रहे, बट रहनी चाहिए इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस प्रॉपर्ली. और भी कुछ ऑप्शनल्स यहां पर आपको मिल जाएंगे जो आपकी लिस्ट में होंगे. दीज विल बी योर फाइनल प्रोबेबल्स. अब आप क्या करो, अब स्कोरिंग डिसाइड करना है. अब यहां पर इन प्रोबेबल्स पे, इन 5 और 6 पे प्रोबेबल्स,
फ्रॉम दीज प्रोबेबल्स यू नीड टू देन अप्लाई आवर फर्स्ट क्राइटेरिया विच इज स्कोरिंग। तो कैसे डिसाइड होगा कि यार ये ऑप्शनल्स जो है ये स्कोरिंग है या नहीं? हाउ इज इट गोइंग टू बी डिसाइडेड? वेदर दीज ऑप्शनल्स आर स्कोरिंग और नॉट is going to be decided on the basis of previous year marks. So let's say you are picking between, you are looking at anthropology, psychology, PSIR. ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इन सब्जेक्ट्स के जो टॉपर्स हैं उस साल उनके कितने मार्क्स आए हैं एंड व्हाट इज देयर नंबर, राइट? सो लेट्स से कि 2022 के एग्जाम में PSIR की टॉपर आई थिंक इशिता है एंड हर मार्क्स आर 313. एंथ्रोपोलॉजी का टॉपर आई थिंक इज वसीम, रैंक 7, अगेन वेरी गुड फ्रेंड, उसके मार्क्स आर समवेयर अराउंड 320. देयर इज आल्सो अनिरुद्ध, रैंक 8, उसके मार्क्स आर समवेयर अराउंड 316. साइकोलॉजी के जो दो टॉपर्स हैं, अगेन दे आर वेरी क्लोज टू मी, मेरे बैचमेट्स हैं, भाविका एंड मनस्वी, इनके मार्क्स दोनों के 280 290 की रेंज में है, राइट? अगर किसी ऑप्शनल में उस साल मतलब रेगुलरली मोर देन 5 पीपल, ये क्राइटेरिया ढंग से लिख लेना, if in any optional more than 5 people are getting more than 280 marks, if in an optional in the last 2 to 3 years more than 5 people are getting more than 280 marks, 3 years का डेटा लो, तीनों साल के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. इफ दिस इज ट्रू, और ये आपको सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में देखना है, सबका मत देखना, सिर्फ सिलेक्टेड में देखना, तो आपका बेस छोटा हो जाएगा. If both these conditions are true, then that optional can be called as scoring optional. पहला क्राइटेरिया ये हो गया. आपके पास प्रोबेबल्स की 5-6 की लिस्ट है, आप यही ले सकते हो, इसमें इन सबको चेक करो. अब जैसे ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिए कि एंथ्रो में स्कोर ज्यादा है, साइकोलॉजी में स्कोर कम है, नहीं, यहां पर ये डिसीजन नहीं लेना कि नहीं साइकोलॉजी नहीं लेना है. नो, इफ पीपल आर गेटिंग 280 290, दैट मीन्स आई थिंक मनस्वी भैया का तो शायद 300 है, ऐसा कुछ है. तो मैं आई एम जस्ट गेसिंग, मेरे को एग्जैक्टली उनका नंबर याद नहीं है, उनकी रैंक याद है, अगर आप चेक करना चाहो, भाविका एंड मनस्वी आर रैंक 100 एंड रैंक 101 ऑफ माय बैच, दोनों का ऑप्शनल साइकोलॉजी है, ठीक है? तो अब इनके जो मार्क्स हैं ये स्कोरिंग कैटेगरी में ही फुलफिल होते हैं. आपको स्कोरिंग का क्राइटेरिया चेक करना है कि शायद 4-5 लोगों के 280 290 ऊपर आ गए तो ठीक है, देन साइकोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल. एंथ्रोपोलॉजी में आ गए, इट इज अ गुड ऑप्शनल. PSIR में आ गए, इट इज अ गुड ऑप्शनल. सोशियोलॉजी में आ गए, इट इज अ गुड ऑप्शनल. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए, ज्योग्राफी में आ गए, पबएड में आ गए, दे आर गुड ऑप्शनल्स. पहली चीज तो यहां पर सेट हो जाती है कि यहां से आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करो कि ये स्कोरिंग है. अब जो आपके प्रोबेबल्स होंगे, लेट्स से यू हैड 5 प्रोबेबल्स, ठीक है, उसमें से वी लेट्स से हैव कम टू 3 प्रोबेबल्स हैं जो स्कोरिंग है. Now you can, and they are not directly eliminated also. आप ये तीनों ले सकते हैं, ये आप डिसाइड कर चुके हो, बिल्कुल बाहर नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस है इसमें, ये सब तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, वो प्रोबेबल्स की स्टेज पे एलिमिनेट हो चुका है. यू हैव कम टू 3. लेट्स से दीज 3 आर जो हम डिस्कस कर रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR एंड साइकोलॉजी. यू हैव कम टू दीज 3, ठीक है? अब आप कैसे डिसाइड करोगे? अब आपको तो एक पे आना है. दिस इज योर डिसीजन मेकिंग स्टेप. अब आपने क्या करना है, ये वो चीज है जो मोस्ट लोग नहीं करते अपना ऑप्शनल डिसाइड करने से पहले, और मैंने भी अच्छे से नहीं किया. अगर मैं अच्छे से ये काम कर लेता तो मे बी आई वुड हैव चोजन PSIR, बिकॉज मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है? ऑल्दो एंथ्रो हैज सर्व्ड मी वेरी वेल, मेरा सिलेक्शन करा दिया एंथ्रो ने, बट फिर भी. नाउ यू सिलेक्ट वन टॉपर ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. टॉपर्स तो अवेलेबल होंगे क्योंकि ये स्कोरिंग है. आप इस टॉपर की, जैसे मान लो एंथ्रो के लिए मैंने सिलेक्ट किया अनिरुद्ध को, PSIR के लिए मैंने सिलेक्ट किया इशिता को, साइकोलॉजी के लिए सिलेक्ट किया मैंने मनस्वी भैया को, ठीक है? तीनों मेरे बैचमेट्स हैं, ठीक है? इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया. अब इन तीनों की मैं जाकर एक कॉपी पढ़ूंगा, आंसर कॉपी. आई विल गो एंड रीड द आंसर कॉपी ऑफ ईच वन ऑफ देम. मैं अनिरुद्ध की आंसर कॉपी पढ़ूंगा, इशिता की पढ़ूंगा, मनस्वी भैया की पढ़ूंगा. मैंने इन सबकी आंसर कॉपीज पढ़ी जो किसी भी टेस्ट सीरीज वेबसाइट पे अपलोडेड है, मिल जाती है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे. उनकी आंसर कॉपी पढ़ो और देखो, वो पढ़ के देखो कि क्या मैं यहां पहुंच सकता हूं आफ्टर 8 to 9 months. जो अनिरुद्ध ने लिखा हुआ है, क्या मैं वैसे लिख पाऊंगा 8-9 महीने बाद? उसको रीड करो. सेकंड काम क्या करो, इन सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में रीड करो. सी कैन आई रीच हियर एंड डू आई अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर. आपको आता नहीं होगा, बट क्या मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब ये तीनों स्कोरिंग का क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं. नाउ वी कम टू इंटरेस्ट.
और वी कम टू बैकग्राउंड। आप इन 3 पे पहुंच गए, टॉपर कॉपी पढ़ो, इन तीनों ऑप्शनल्स का सिलेबस पढ़ो, देखो कि क्या मैं यहां पहुंच सकता हूं जो यहां पर इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, क्या मुझे सिलेबस देख के लग रहा है कि मैं इसे कवर कर पाऊंगा, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है। अगर मैंने ये 3 देखे, मुझे लगता है मेरा इन दोनों में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इन दोनों पे पहुंच गया ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस एंड इंटरेस्ट। देन मैंने टॉपर कॉपी देखी, मैंने देखा कि यार ऋषिता ने जो लिखा हुआ है वो तो शायद मैं कभी ना लिख पाऊं, बट जो अनिरुद्ध ने लिखा हुआ है वो तो मैं लिख लूंगा, तो मैंने आंसर सेलेक्ट कर लिया। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अगर ये जो 3 है लास्ट, इन तीनों में से कोई भी आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है तो आप वो सब्जेक्ट ले लो। इफ यू हैव रीच्ड टिल दिस स्टेज एंड लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज फॉलिंग हियर फॉर यू, जैसे मेरी लिस्ट में तो नहीं था क्योंकि मैं तो ले ही नहीं सकता था, बट लेट्स से आपके में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहां पर है या आपके में फिजिक्स यहां पर लिखा है और आपका बैकग्राउंड फिजिक्स है, तो ले लो। देन दिस लास्ट स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। अगर जो लास्ट स्कोरिंग की लिस्ट आ जाती है उसमें अगर आपका बैकग्राउंड है, जस्ट टेक इट डायरेक्टली। अब मैं सम अप कर रहा हूं पूरी प्रोसेस को। पहले हम लेंगे all optionals, we will look at all optionals, then we'll go to possible optionals by crossing out the ones that we cannot take, then we will go to probable optionals, then we will go to scoring optionals, then we will go to interest and readability, then we will go to writability। ये है प्रोसेस ऑप्शनल सेलेक्ट करने का। आपको पूरा जून इस टाइम के लिए मैं दे रहा हूं। दिस इज योर टास्क इन जून। जून में आपने ये टास्क खत्म करना है। हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प यू? जहां तक पॉसिबल हो पाया जून में या जुलाई में, आई विल गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस ऑप्शनल्स एंड दे कैन टेक सम सेशंस हियर। ये सेशन ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए नहीं होंगे। These sessions are not going to be for optional selection. Selection आपका खुद का काम है। These sessions will be to guide you. जैसे I can get Ritika, who is my student, rank 25 last year. She was my student in GS3. She is a maths optional student. तो उसने वो आके आपको मैथ्स ऑप्शनल के बारे में बता सकती है, ठीक है। डॉक्टर नेहा, रैंक 51, स्टूडेंट ऑफ राइट स्मार्ट एंड GS3, वो आपको आके मेडिकल साइंस के बारे में बता सकती है। ये काम मैं आपसे करवा सकता हूँ कि आपको आके उस ऑप्शनल का एक टॉपर आपको आके बता दे कि उसको अप्रोच कैसे करना है आफ्टर यू हैव डन द सिलेक्शन। तो जून में आप ऑप्शनल सिलेक्शन कर लो, जुलाई में ये सेशंस कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये सिलेक्शन काम अब आपका है। जो हम पहला मेंटरशिप सेशन करेंगे, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप ये पूछ सकते हैं, बट जून इज योर टास्क टू सिलेक्ट दिस ऑप्शनल। एंड कुछ भी मैं आपको गाइड कर दूं, कुछ भी मैं आपको कह दूं, अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पर्सनल एक्सरसाइज। तभी मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। टेक योर टाइम। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, शादी जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आराम से करो इस प्रोसेस में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। आगे चलते हैं। अब लेट अस कम टू ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे होनी है। अभी वी हैव अंडरस्टूड व्हेन टू सिलेक्ट द ऑप्शनल, हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शनल। अब वी हैव टू कम टू हाउ टू स्टडी द ऑप्शनल एंड व्हेन टू स्टडी द ऑप्शनल। इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को प्रिपेयर करने में, दुनिया का कोई भी ऑप्शन लो, एंथ्रो, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, उसको प्रिपेयर करने के 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज कि आप बेसिक मटेरियल को रीड करोगे, यू विल जस्ट गेन अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट, आपको पता चलेगा सब्जेक्ट है क्या। सेकेंड है कि यू विल गेट ओरिएंटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि यूपीएससी सब्जेक्ट में क्या पूछता है और डिमांड क्या है। थर्ड सब्जेक्ट है आपके जो नोट्स यहां बने होंगे, यहां के कुछ नोट्स बन जाएंगे, वो नोट्स एग्जाम रेडी और एग्जाम रेलेवेंट हो। एंड फाइनल स्टेज है टेस्ट सीरीज एंड कंसोलिडेशन, कि आप टेस्ट सीरीज दो, अपने नोट्स को कंसोलिडेट करो और मेल्स रेडी हो जाओ। अब अल्टीमेटली किसी का 1 अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, किसी का 2 में, किसी का 5 में। वो उसका एक मेजर रीजन ये है कि ये काम करने में आपको कितना टाइम लगता है। Is it going to take you 1 month? 1 month में तो हो नहीं सकता। Is it going to take you 1 year or 4 years? This will decide whether you are going to get selected in 1 attempt or 4 attempts. Ultimately, this is one of the major things that is going to decide whether you get selected or not. मैं नहीं कर पाया था अपने फर्स्ट ईयर में, राइट। मेरे को 2 साल लग गए ये काम करने में, राइट। बेसिक मटेरियल रीडिंग एंड अवेयरनेस के लिए
दो ऑप्शन है, या तो आप कहीं से ऑप्शनल की कोचिंग लोगे या आप खुद से पढ़ोगे, है ना। या तो आपने कोचिंग ले ली कहीं से या यू डिड सेल्फ स्टडी, ये चॉइस आपकी खुद की है। बट ये मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी भी ऑप्शनल की कहीं से भी कोचिंग ले लो, ये 3 प्रोसेस आपको खुद ही करने हैं, ये आपको और कोई नहीं करके देगा। ये आपको करके दे सकती है कोचिंग, बस ये जो अगले 3 स्टेप है ना वो खुद ही करने पड़ते हैं। मार्केट में नहीं है वन स्टॉप सॉल्यूशंस अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, फाउंडेशन कोर्स का भी नहीं है, वो हम आप बना रहे हैं, राइट। ऑप्शनल का अभी मेरे हिसाब से बहुत कम जगह ऐसा सोल्यूशन है जो आपको ये चारों स्टेप करा दे, चारों तो आई डोंट थिंक कोई करा रहा है, राइट। आपको वो बेसिक मटेरियल पढ़वा देंगे, अवेयर कर देंगे, बट पीवाईक्यू ओरिएंटेशन, रेलेवेंट एग्जाम रेडी नोट्स, टेस्ट सीरीज कंसोलिडेशन ये नहीं करने वाले वो, ठीक है। तो ये जो काम है ये खुद ही करना है। तो मैंने जो आपके लिए टाइमलाइन असाइन करी है इन कामों के लिए, आई थिंक यू हैव 2 to 3 आवर्स डेली, है ना। 2 to 3 आवर्स आपके पास डेली हैं टू कवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऐसा भी होगा कि यहाँ पर कभी थोड़ी लाइट क्लासेस होंगी तो ये 2 to 3 आवर्स से टाइम बढ़ जाएगा, कभी थोड़ी हैवी क्लासेस होंगी, बट 2 to 3 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक मटेरियल रीडिंग एंड अवेयरनेस के लिए यू हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओरिएंटेशन टू पीवाईक्यूज मींस कि आप देन दिस इज लाइक द सेकंड रीडिंग ऑफ योर ऑप्शनल। फर्स्ट रीडिंग में आपको समझ आ गया, आपने पूरा सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिया। सेकंड रीडिंग इज यूपीएससी क्या पूछता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं। अब सेम काम आप दोबारा करोगे बट ओरिएंटेड टू पीवाईक्यू, सो इट शुड टेक यू हाफ द टाइम, नवंबर एंड दिसंबर। देन वी कम टू एग्जाम रेडी नोट्स। अब ये एग्जाम रेडी नोट्स में अगेन आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो एग्जाम रेडी नोट्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से इट विल टेक अराउंड 4 मंथ्स। 4 मंथ्स जब आप साथ में जीएस भी पढ़ रहे हो, राइट। 4 मंथ्स जिसमें आप आधा आधा दिन दे रहे हो रोज। अब ये 4 मंथ्स कौन से होने वाले हैं? जनवरी एंड फरवरी में आपको मैं कहूंगा कि ऑप्शनल का आपका जो पेपर 1 है, हर ऑप्शन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो है वो आपका फेब तक रेडी हो जाना चाहिए। पेपर 2 का पढ़ने का काम, मतलब पढ़ने का नहीं, रेलेवेंट एग्जाम रेडी नोट्स बनाने का काम और टेस्ट सीरीज एंड कंसोलिडेशन का काम, ये हम करेंगे पोस्ट प्रीलिम्स। दिस इज द टाइमलाइन टू कवर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इन 4 महीनों में बेसिक मटेरियल, रीडिंग, अवेयरनेस, कोचिंग से करना है कोचिंग से करो, खुद से करना है खुद से करो। इसके बियॉन्ड फर्स्ट के बाद सारे खुद ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो है ओरिएंटेशन टू पीवाईक्यूज, ये हम करेंगे नवंबर दिसंबर में। एग्जाम रेडी नोट्स जनवरी फरवरी में, एंड टेस्ट सीरीज एंड कंसोलिडेशन करने वाले हैं हम फिर पोस्ट प्रीलिम्स। और ये एग्जाम रेडी नोट्स जो पेपर 2 के होंगे वो भी हम करने वाले हैं पोस्ट प्रीलिम्स। दिस इज आवर आइडिया। तो 12 महीने में तभी जीएस, ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तभी कवर होगा अगर आप ये टाइमलाइन फॉलो करोगे। तो इस टाइमलाइन में फर्स्ट मंथ है जून, तो जून एंड पे ऑल ऑफ यू शुड हैव डिसाइडेड योर ऑप्शनल, ठीक है। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए जून एंड में कि उसका ऑप्शनल क्या होने वाला है, एंड वंस यू मेक द डिसीजन स्टिक विद इट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कोर्स में, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। अभी 1-2 चीजें और हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू आर 3 थिंग्स। 1 इज डिसिप्लिन, और मैंने यहां पर मोटिवेशन नहीं लिखा है। मोटिवेशन जो है ना वो एक टेम्पररी चीज है। आज आप रॉयल एंट्री की वीडियो देख लोगे, आज मैं आपको लवासना की अपनी 4 फोटोज दिखा दूंगा कि देखो मैं मोनास्ट्री हॉस्टल के सामने खड़ा हूं, देखो मैं कालिंदी लॉन में खड़ा हूं, देखो मैं लवासना के गेट पे खड़ा हूं, कहोगे हाँ मोटिवेट हो गया। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ना छोड़ दोगे। यू नीड डिसिप्लिन। अब आपका डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए एक पहला काम कौन करेगा? आप खुद करोगे। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। उसमें आई कैन हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल, बट मैं आपको बैठ के पढ़वा नहीं सकता। आपकी हेल्प मैं कैसे करूंगा इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, उसकी अभी बात कर लेते हैं, थ्रू टारगेट ट्रैकिंग। वो मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे होने वाला है। सेकंड इज कमिटमेंट। डिसिप्लिन हो सकता है कि आप रोज बैठ के पढ़ रहे हो, यू आर एवरी डे कमिंग टू द क्लास, एवरी डे यू आर स्टडिंग, बट आप कमिटेड ही नहीं हो अपने गोल्स को लेके, यू आर डे ड्रीमिंग, आपको और चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। यू नीड टू बी श्योर, ठीक है। ये अब दिस इज नॉट द टाइम फॉर किडिंग। आपकी लाइफ में अगले 1.5 साल में आई एंड द टीम हियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, एंड दिस टास्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द वर्ल्ड। इसके बियॉन्ड कुछ मैटर नहीं करता। किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, कोई पार्टी हो रही है, आपका ब्रेकअप हो रहा है, नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर, ठीक है। कर मत लेना ब्रेकअप ये सुन के, राइट। मेंटेन अ स्टेटस को, इस बारे में भी हम बात कर सकते हैं अलग से,
but this is not your first priority. Your first priority is your family, parents, mother, father, immediate family, siblings. Second priority is this exam. सबसे ऊपर फैमिली, नंबर 2 पे एग्जाम, एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर. बस फैमिली को ऊपर रख सकते हो आप एग्जाम से, और किसी को नहीं. ठीक है. लास्ट थिंग तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, ट्रस्ट इन मी, इन आवर टीम, एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस. आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि सब कुछ बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड है. करंट अफेयर्स, नोट मेकिंग, एक्टिव रिकॉल की बात मैं अभी करने वाला हूं. राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. यहां पर सिलेक्टेड लोगों ने बैठ के ये प्लान बनाया है. राइट, जिन्होंने इस एग्जाम को अच्छे से जाना है, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने बैठ के प्लान बनाया है. और हमने 1 महीना सोचा है टू एंश्योर कि जो भी आप कर रहे हो वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में हो. आप प्रोसेस ट्रस्ट करो. You have placed your financial trust in us. Now place your actual trust in us and tell us कि भाई जो आप कहोगे हम वो चीज करने वाले हैं. You place that trust in us. अगर आपको प्रीलिम्स वाले दिन जो आपको डिमांड थी वो मीट ना हो, then I'm standing in front of you for any punishment you give me. मेंस वाले दिन अगर आपको लगे कि यार जो मैंने इस कोर्स से एक्सपेक्ट किया था मुझे नहीं मिला, I am standing right here in front of you for whatever punishment you give me. मेरे को पता है ऐसा नहीं होने वाला. That is why I'm going to speak this with so much confidence. You keep your trust in us. जैनिज्म का एक त्रिरत्न है. There is a 3 principle of Jainism. त्रिरत्न कहते हैं, 3 jewels. It is, अगर किसी को पता हो तो वो लिख सकता है, faith, knowledge and conduct. ये चीजें आपको याद रखनी है. Firstly, you need to have faith in us, right? And blind faith नहीं है ये. मैं आपको बता रहा हूं क्यों है वो faith. उसका रीजन है, लोग सिलेक्टेड हैं, लोग इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, उन्हें पता है क्या करना है. Then you gain knowledge from here, and then you imbibe this knowledge in your conduct, in your prelims, in your mains, in your interview. But अगर ये नहीं होगा तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा. ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है. आप डिसिप्लिन रहेंगे, कमिटेड रहेंगे और हम पे ट्रस्ट शो करेंगे. डिसिप्लिन में भी आई एम गोइंग टू हेल्प यू. वो मैं कैसे करने वाला हूं उसकी एक बार बात कर लेते हैं. Just 1 second. Let me talk to you about the idea of discipline. तो डिसिप्लिन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टारगेट ट्रैकिंग. राइट, हम चाहते हैं कि हमारी टारगेट्स ट्रैक होते रहें. राइट, नाउ दिस इज व्हाट योर फाउंडेशन कोर्स लुक्स लाइक. अभी आपके पोर्टल पे, फोन पे खोलो, ऐप में खोल लोगे तो भी ऐसा दिखेगा, वेबसाइट पे खोलोगे तो भी ऐसा दिखेगा. आपको यहां पर एक चीज दिखेगी कॉल्ड डेली टारगेट ट्रैकर. ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, अभी भी दिख जाएगा. अभी इसे खोलने मत जाना, अभी मेरी बात सुन लो, खोल लेना, क्लास के बाद खोल लेना. ठीक है, यहां पर दिखा होगा गो टू पोर्टल. यू कैन सी दिस थिंग हियर रिटन गो टू पोर्टल. आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे दिस पोर्टल विल ओपन. 1 सेकेंड, ये पोर्टल खुल जाएगा. राइट, ये हमारा डेमो पोर्टल है. दिस इज द पोर्टल दैट विल ओपन. इस पोर्टल पे आपकी डेली टास्क आपको दिख जाएंगी कि आज का गोल क्या है. जैसे आज के गोल्स हैं आपके 2. अटेंड ओरिएंटेशन सेशन बाय डॉक्टर शिवन, मेक पर्सनलाइज्ड डेली प्लान. शायद आपको दिख ना रहा हो बट आप खुद खोल के देखोगे, आपके पोर्टल पे भी आपको ये दिखेगा. आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे यहां पर वो कहेगा कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट, एंटर रिमार्क. रिमार्क आपके खुद के लिए है फॉर एनी रेफरेंस, और आप इसको सेव कर सकते हैं कि मैं कहूं कंप्लीटेड सेव, तो ये यहां पर ग्रीन हो जाएगा. ऐसे ही मैंने सेकंड वाला खोला पर्सनलाइज्ड डेली प्लान, मैंने कहा इनकम्प्लीट सेव, तो ये रेड ही रहेगा. ठीक है, अब डेली गोल्स आपको मिलते जाएंगे. ये तो करना बहुत आसान है, तो रिमाइंडर ऐप है. ठीक है, इसके लिए नहीं कह रहा मैं आपको यहां आने के लिए. ये डेली गोल्स हम आपके लिए बना के दे रहे हैं. और ये कब से एक्सेसिबल होंगे? दे विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम जून 3rd, क्योंकि 3rd जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट है. इस पोर्टल को डिटेल में कैसे यूज करना है, इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो विद दिस पोर्टल विल बी अवेलेबल इन योर कोर्स ऑन 2nd जून. 2nd जून को आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि इस पोर्टल को यूज कैसे करना है. मैं बस अभी आपको दिखा रहा हूं ताकि यू नो योर फियर्स कैन बी लेड टू रेस्ट. अब मैं दिखाता हूं इस पोर्टल में अच्छी बातें क्या हैं. यू हैव समथिंग कॉल्ड गोल्स हिस्ट्री. अभी यहां पर 2 ही गोल्स थे, तो ये दिखा रहा है 50% कंप्लीट, 50% फेल्ड. अभी क्योंकि मैंने एक कंप्लीट किया था, एक इनकम्प्लीट किया था. एज यू रिमेंबर, ओरिएंटेशन वाला सेशन वाला मैंने कंप्लीट किया था, पर्सनलाइज्ड वाला मैंने इनकम्प्लीट रखा था. जो मैं नहीं करूंगा वो पेंडिंग में आ जाएगा. ऐसे करके फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर फ्यू डेज आप अपनी प्रोग्रेस यहां देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूं. तो जब मैं आपका मेंटरशिप सेशन लूंगा मैं ये देखूंगा
एंड मैं आपको डांटूंगा अगर आप ये पूरा नहीं करोगे. इफ यू डू इट तो आपको मैं रिवॉर्ड भी करूंगा. वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स और हम टेक यूज करने वाले हैं टू इंश्योर कि आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग हो. इसे कैसे यूज करना है, अगेन इसे डिटेल में कैसे यूज करना है, आपको इसे यूज करना स्टार्ट करना है फ्रॉम 3rd जून. 2nd जून को एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी. अगर अभी इसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अभी इसमें एक्सेस नहीं मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट इट. 3rd जून से पहले करना मेरा काम है. 3rd जून से हमें यूज करना है. 2nd जून को उसको डिटेल में कैसे यूज करना है मैं आपको सिखा दूंगा. राइट? तो आपकी टारगेट ट्रैकिंग का इश्यू नहीं रहेगा. अंडरस्टूड? ओके. ये 3 चीजों की हमने बात कर ली कि हमें आपसे क्या चाहिए. अब लेट मी कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज नोट मेकिंग. बस 2-3 चीजें और हैं जो मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं कि नोट मेकिंग आपने कैसे करनी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा. नोट मेकिंग के साथ ही एक्टिव रिकॉल की भी बात कर लेते हैं. मैं हर बार एक्टिव रिकॉल क्यों बोलता हूं? मैं हर बार एक्टिव रिकॉल बोलता हूं बिकॉज इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस. अगर आप री रीडिंग करेंगे, अगर आप नोट्स की हाईलाइटिंग करेंगे, तो इट इज नॉट अ साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस. उससे आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी, आपको याद नहीं होगा. But active recall is scientifically proven, psychologically tested. There are books on it, there are psychological studies on it, which I have read and I can tell you this is the best way to remember. But क्या है वो way to remember, वो मैं आपको बता देता हूँ. नोट मेकिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो बताता हूँ. जब मैं फाउंडेशन कोर्स कर रहा था तो मुझे डिक्टेट किए जाते थे नोट्स और फिर मैं उनको लिखता था. बट ये क्लर्क बनने का एग्जाम तो है नहीं, और ना ही हम 19th सेंचुरी में कि कोई और सोल्यूशन नहीं है. तो नोट मेकिंग में हम क्या करने वाले हैं पहले वो बात करते हैं. फिर मैंने रोज आपको कहा था कि आपने एक्टिव रिकॉल करना है, उसके बारे में बात करते हैं. तो लेट्स लुक एट दैट इन डिटेल. आपकी जो फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी की, मैं आपको वो क्लास दिखाता हूं. ठीक है, लेट मी शो यू द फर्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी, उसके नोट्स. ये क्लास आपकी 3rd जून को होने वाली है, या 3rd जून को शायद ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन सेशन होगा, तो 4th जून को ये क्लास होगी. राइट? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी. उसके नोट्स हैं ये उसका इंडेक्स है. ठीक है, और ये आपके नोट्स हैं. नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में हर लेक्चर के आपको अवेलेबल होंगे और इन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाया जाएगा. जो यहां दिख रहा है वो आपके पास भी है और इन्हीं से पढ़ाया जा रहा है. जैसे आप देखोगे इनमें डायग्राम्स एडेड हैं एंड इनमें बहुत स्पेस है. राइट? इधर उधर बहुत स्पेस है टू ऐड थिंग्स. तो आप यहां पर भी ऐड कर सकते हो. इसके अलावा कुछ ऐड करना है तो मैं आपको बता देता हूं वो कैसे करना है, उसकी हम बात करते हैं अभी. तो क्लास में क्या होगा, आपको इन नोट से पढ़ाया जाएगा. यू आर गोइंग टू स्टडी दीज नोट्स. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है. अगर आपको क्लास में पल्लवी मैम व्हाटएवर शी टीचेस यू, यू नीड टू ऐड इट. आप क्लास में पढ़ रहे हो, 3 घंटे की क्लास है, 2 से 2.5 घंटे में, लेट्स से 2.5 to 3 आवर्स इट्स गोइंग टू टेक, और आपने ये सारे नोट्स पढ़ लिए. ठीक है, मैम ने आपको समझा दिया, आपने क्लास अच्छे से अटेंड कर ली. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. हम यहां तक पहुंच गए. ठीक है, प्लैनेट्स भी खत्म हो जाएगा फर्स्ट में. एवोल्यूशन ऑफ अर्थ तक हम लेट्स से पहुंच जाते हैं फर्स्ट क्लास में, है ना. अब आपका काम क्या है, ये काम तो आपने कर लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया. राइट? अब जैसे यहां पर आप देखोगे मिलांकोविच साइकिल्स हैं. मिलांकोविच साइकिल्स ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर कवर्ड है. ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं. अब हम आगे क्या करेंगे. ये क्लास आपकी खत्म हुई. राइट? यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ द नोट्स. दे आर इन द कलर फॉर्मेट. आप प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर लो, डिजिटल यूज करना है डिजिटली कर लो. नोट मेकिंग आपको कैसे करनी है उस पर हम बात करते हैं. लेट्स से यू हैव फिनिश्ड दिस क्लास. अब नोट्स में क्या है, ये तो कंटेंट यहां पर खत्म हो गया. कंटेंट के आगे फर्स्ट क्लास में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. हम क्लास में सॉल्व करेंगे, जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे. ये यूपीएससी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आप फर्स्ट क्लास में ही कर लेंगे. अब बात करते हैं, आपने क्लास के नोट्स आपको मिल गए. ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नोट मेकिंग सिर्फ 2 तरह से कर सकते हो आप. या तो आप इसको करो डिजिटली, कि आप किसी आईपैड पे यूज या किसी टैबलेट पे करो. डिजिटली डज नॉट मीन टाइपिंग. डिजिटली मींस जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस डिजिटल की बात कर रहा हूं. जो भी नोट्स आप बनाओगे दे शुड बी रिटन. चाहे वो आईपैड पे लिखे जाएं, चाहे वो किसी एंड्रॉइड टैबलेट पे लिखे जाएं, चाहे वो पेपर पे लिखे जाएं, वो लिखे जाने चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है. तो यू नीड टू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग. ठीक है, तो डिजिटली नोट्स बनाने हैं, डिजिटली राइट देम. और अगर आप डिजिटली नहीं करना चाहते तो यू कैन डू इट ऑन A4 शीट्स. अब A4 शीट्स क्यों बोल रहा हूं मैं, नेवर एवर ऑन अ नोटबुक. नोटबुक नहीं दिखनी चाहिए मुझे. क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप कैसे भी कहीं से भी नोट्स पढ़ लो, आपको कभी उनमें कोई एडिशन करना होगा,
सारे सब्जेक्ट डायनेमिक हैं, कोई नया करंट अफेयर्स आ गया, कोई चीज चेंज हो गई, तो यू कैन नॉट हैव कि यार ये मेरी ज्योग्राफी की नोटबुक है और ये मेरी ज्योग्राफी की करंट अफेयर्स की नोटबुक है. दिस इज नॉट द वे वी वांट यू टू हैव नोट्स. मैं चाहता हूं कि ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये कुछ 40 A4 शीट्स हैं, इसमें टॉपिक सॉर्टेड है. अब कोई नया करंट अफेयर्स आ गया तो मैं एक और A4 शीट लगा दूंगा यहां पर. अब अगर मुझे कुछ और चीज समझ आई, अब अगर मैंने मेंस के लिए कुछ डिफरेंट पढ़ लिया, तो रीऑर्डरिंग बहुत आसान है. और डिजिटली तो ऑब्वियसली ये सारे काम हो ही सकते हैं. मैं जो ऐप यूज करता हूं मैं आपको बता देता हूं. मैं आईपैड पे नोट्स बनाता हूं. आई यूज गुड नोट्स 5. ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. आइडियली A4 इज बेस्ट. A4 क्यों बेस्ट है? क्योंकि एग्जाम पेपर पे होता है, आपको पेपर पे लिखने की आदत होनी चाहिए. मुझे शौक बहुत है टेक्नोलॉजी यूज करने का, तो मैं इसलिए ऐसे हाँ करता हूं. आई वुड रेकमेंड दिस फॉर यू कि आप A4 पे नोट्स बनाएं और उनको यूज करें. अब A4 पे नोट्स कैसे बनेंगे? आपके पास तो ऑलरेडी ये नोट्स हैं, है ना? तो आपने क्या करना है इसकी बात करते हैं. नाउ योर एंटायर प्रोसेस ऑफ द क्लास, आपको क्लास के नोट्स मिले, ठीक है, या तो आप इनको डिजिटली रख लो या आप इनको प्रिंट कर लो. दीज आर नॉट योर एक्चुअल नोट्स. ठीक है, अब इन क्लास नोट्स में, जैसे ये जो क्लास नोट्स हम देख रहे हैं अपने सामने, इन क्लास नोट्स में जैसे यहां पर ऊपर हम मिलांकोविच साइकिल्स देख रहे हैं, राइट? दिस यू आर गोइंग टू बी टॉट इन द फर्स्ट क्लास ऑन 4th जून. मिलांकोविच साइकिल्स, लेट्स से वी आर स्टडिंग. अब मान लो पल्लवी मैम ने आपको यहां पर मिलांकोविच साइकिल्स में टिल्ट, ऑब्लिक्विटी और एक्सेंट्रिसिटी बताया थोड़ा डिटेल में. यहां पर डेफिनेटली ये टर्म्स एक्सप्लेन होंगी, राइट? लाइक यू कैन सी एक्सेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी, एक्सियल टिल्ट, यही पार्ट होता है मिलांकोविच साइकिल्स का. ये टर्म यहां पर एक्सप्लेन्ड है. बट लेट्स से मैम ने कोई चीज आपको बताई दैट यू नीड टू ऐड, कोई एक्सप्लेनेशन है जो आपको लगता है मुझे यहां खुद ही लिख लेनी चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इनको या तो आप प्रिंट कर लो. फर्स्ट ऑप्शन इज, हमें प्रॉब्लम समझ आ चुकी है, हम सोल्यूशन देख रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज जो भी आपको नोट्स मिलते हैं आप उनको प्रिंट कर लो एंड इन्हीं में A4 शीट्स ऐड कर लो. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. print the class PDF and add A4 sheets. What is the second option? Second option is keep the class PDF digital. क्लास पीडीएफ को आप डिजिटली स्टोर करो, जो मैम क्लास में बोल रही हैं उसको आप एक A4 शीट में लिख लो एंड फाइनली कंसोलिडेट देम इन वन प्लेस इन अ डिफरेंट A4 शीट. दिस इज द सेकंड ऑप्शन. इनमें से कोई एक चीज आपको करनी है. आई लीव इट अप टू यू, जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर लो, बट यू हैव टू फॉलो वन ऑफ दीज प्लान्स. अगर मुझे करना होता मैं क्लास पीडीएफ को डिजिटल रखता, जो मैम क्लास में बोल रही है उसको A4 में लिखता एक जगह पर, या तो डिजिटली लिख पाता तो डिजिटली ही लिख लेता, नहीं तो अलग से लिख लेता, एंड फाइनली आई वुड कंसोलिडेट इन वन प्लेस. हर क्लास के बाद मेरे नोट्स कंसोलिडेट इन वन प्लेस होने चाहिए. ये रोज का काम है. रोज जो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें मेन काम यही है कि मैंने क्लास में ये नोट्स पढ़े, मैंने क्लास में ये चीजें समझी. अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ और भी चीजें होंगी दैट आई मस्ट हैव रिटन इन द क्लास फ्रॉम द एक्सप्लेनेशंस दैट आई हैव लर्नड, है ना? मैम ने कुछ बोला वो मैंने लिख लिया. सो दीज आर क्लास नोट्स की पीडीएफ. देन हियर आई हैव सम रिटन इंफॉर्मेशन. मेरे पास ये 2 तरह की इंफॉर्मेशन है. अभी मैंने सिर्फ क्लास अटेंड करी है, अभी बज रहे हैं दिन के 1 PM. इट इज 1 PM राइट नाउ. ठीक है, ये आपका डेली शेड्यूल है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना. क्लास की पीडीएफ है, ये मेरे पास है. जो इसमें एक्स्ट्रा चीजें मैम ने क्लास में बोली मैंने यहाँ पर लिख ली. नाउ आई हैव अ पीडीएफ, आई हैव रिटन थिंग्स एंड द टाइम इज 1 PM. मेरे दिन में 1 बज चुका है, क्लास खत्म हो चुकी है. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूं. इन नोट्स में हर जगह जो फर्स्ट पेज होगा, मतलब फर्स्ट तो कवर पेज होता है, सेकंड पेज जो होगा वो आपको सेम मिलेगा, और वो सेकंड पेज होगा इंडेक्स. अब आपने ये काम कर लिया, क्लास देख ली, पीडीएफ मिल गई, जो एक्स्ट्रा लिखना था वो थोड़ा बहुत लिख लिया. अब मुझे नोट्स नहीं बनाने. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है एक्टिव रिकॉल. नाउ आई हैव टू डू एक्टिव रिकॉल. ओके, और वो कैसे करना है मैं बताता हूं. उसके लिए एक चीज है हमारे पास टू हेल्प अस. आई हैव अटेंडेड दिस क्लास. अब मैं याद करता हूं कि यार मैम ने यूनिवर्स ओरिजिन पढ़ाया था, गैसियस हाइपोथेसिस क्या होती थी. नोट्स बंद है, बुक बंद है, क्लास बंद है, 1 बजे के बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक ले चुका हूं. अब मैं बैठा हूं, याद कर रहा हूं, अच्छा यार गैसियस हाइपोथेसिस क्या था, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर. जितना याद आया दिमाग में याद कर लिया. फिर नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था, फिर
चेम्बरलेन मोल्टन हाइपोथेसिस क्या था, अक्रीशन मॉडल क्या था, बिग बैंग क्या था, बिग बैंग के प्रूफ क्या थे। मान लो बिग बैंग में मुझे याद आया, अच्छा यार माइक्रोवेव रेड शिफ्ट वॉज द फर्स्ट प्रूफ, बट सेकंड प्रूफ क्या था याद ही नहीं आ रहा। फर्स्ट सेक्शन का एक्टिव रिकॉल किया, फर्स्ट सेक्शन में 5 चीजें हैं इंडेक्स में लिखी हैं, एक्टिव रिकॉल कर लिया। अब एक्टिव रिकॉल में करके समझ आ गया होगा कि अच्छा यार गैसियस हाइपोथेसिस तो याद है, नेबुलर हाइपोथेसिस तो याद है, बट चेम्बरलेन मोल्टन हाइपोथेसिस याद नहीं है। बुक बंद, नोट्स बंद, खुद से पूछने हैं क्वेश्चंस इंडेक्स को देख के, गैसियस क्या था, नेबुलर क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। जब ये खुद से करोगे तो लगेगा कि अच्छा यार हाँ यू नो दीज थिंग्स आई डिडंट रिमेंबर। अब जाओ नोट्स पे, अब जाओ नोट्स पे, और ये जो नोट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है, इनको कंसोलिडेट करके जो आपको क्लास नोट में मिल रहा है, जो आपने क्लास में लिखा है, दिस इज, लेट्स कॉल दिस योर क्लास जॉब, ठीक है, कि हर क्लास में यू हैव सम पीडीएफ, हर क्लास में यू हैव समथिंग दैट यू हैव रिटन। ये आपका हो गया क्लास का काम। नाउ एवरीथिंग फ्रॉम दिस क्लास, पीडीएफ प्लस व्हाटएवर यू हैव रिटन ऑन योर ओन, नीड्स टू कम in 4 to 5 A4 sheets in a concise manner। ये 4 से 5 A4 शीट्स में आना है। अगर 20 A4 शीट्स की क्लास है तो 4 से 5 A4 शीट में कंसाइज मैनर में ऐसे लिखना है। लिखना क्या है, क्या चीज ज्यादा लिखनी है, क्या चीज कम लिखनी है, वो आपको ऐसे पता चलेगा जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे। अगर आप एक्टिव रिकॉल करके देखोगे कि मुझे यार नेबुलर हाइपोथेसिस तो कभी नहीं भूलता बट बिग बैंग भूलता है, तो नोट्स में बिग बैंग ज्यादा लिखो। दिस इज, यू हैव टू सिंक दीस टू थिंग्स टुगेदर, साथ साथ करोगे आ जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वन टाइम नहीं है, पहले दिन परफेक्ट नोट्स नहीं बनेंगे, टाइम लगेगा, बट उसके लिए हम हैं यहाँ पर देखने के लिए। बाय द एंड योर नोट्स विल बी परफेक्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट, दिस इज माई गारंटी टू यू। ये नोट मेकिंग का प्रोसेस है, पीडीएफ और रिटन, जो भी आपका क्लास में बना टिल 1 PM। फिर जो 1:30 to 3:30 का काम है, 1:30 to 3:30 में ये सारा कुछ 4 to 5 A4 शीट्स में आना चाहिए, और स्टैंडर्ड बुक एक बार रीड कर लेनी चाहिए। मान लो स्टैंडर्ड बुक में कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो भी वो इन 4 to 5 A4 शीट्स में आ जाना चाहिए। 99.9% नहीं मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा, वी हैव रेड इट आवरसेल्व्स, तो यू विल नॉट फाइंड इट। ठीक है, एक्स्ट्रा ही चीजें होंगी, जैसे आप मिलानकोविच साइकिल्स देख रहे थे, नहीं है एनसीईआरटी में, राइट, बट यहां पर आपको मिलेंगे। अब ये कम हो गया, 3:30 बज गए, अब ब्रेक लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करो, 6 बजे तक एंजॉय करो, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, टिंडर स्क्रॉल करो, जो भी करना है करो। उसके बाद 6 से 8 में यू नीड टू स्टडी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। 6 से 8 में ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब देखते हैं क्या होने वाला है। अब डिनर करो अपना, लेट से 11 to 12, दिस इज योर लास्ट वेकिंग आवर, 12 बजे आप सो जाते हो। इस टाइम पे करनी है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल कैसे होगी, आज की पढ़ाई सब बंद करके, कंसोलिडेटेड 4-5 शीट आपके हाथ में है, उनको साइड में रख देना। अब इंडेक्स नहीं देखना, दिस इज सेकंड स्टेज एक्टिव रिकॉल। डोंट लुक एट द इंडेक्स ऑल्सो। बुक बंद करो, सब बंद करो, ट्राई करो याद करने की। मुश्किल काम है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा, बट जो याद होगा ना आपको, वो नेक्स्ट लेवल याद होगा। 99% लोग ये नहीं करने वाले हैं, वो वही नोट्स को रीरीड वगैरह करेंगे, उससे काम चल जाता है आपका। बट जब आपको पता चलेगा कि आपको 20,000 पेज रीड करने हैं और उसमें से पहले 2,000 रेलेवेंट पेज निकालने हैं, फिर 2,000 पेज याद रखने हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं होता। मुझे आज भी मिलानकोविच साइकिल्स का ऑब्लिक्विटी, एक्सेंट्रिसिटी और टिल्ट याद है। मैं ज्योग्राफी का फैकल्टी नहीं हूं, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने चीजें ऐसे याद करी हैं, राइट। आई हैड 115 मार्क्स इन द प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, 30 मार्क्स अबव द कट ऑफ। वो इसीलिए था, मुझे चीजें याद रहती हैं बिकॉज दिस इज द टेक्निक आई यूज। याद करो कि अच्छा यार बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी, बिग बैंग कब हुआ था, राइट, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इसका प्रूफ क्या था, स्प्रिट्जर फर्स्ट लाइट, माइक्रोवेव बैकग्राउंड, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का क्या मतलब, यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपैंडिंग। यूनिवर्स एक्सपैंडिंग फर्स्ट हाइपोथेसिस कौन से टेलीस्कोप ने दिया, हबल टेलीस्कोप। ऐसे याद करो। अब देखो क्या क्या याद नहीं आया, हो सकता है आपको स्प्रिट्जर फर्स्ट लाइट याद ना आए। स्प्रिट्जर फर्स्ट लाइट याद ना आए तो जाके नोट से पढ़ लो स्प्रिट्जर फर्स्ट लाइट दोबारा से। दिस इज योर रोज का लास्ट 1 आवर, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ये जो 11 से 12 का टाइम है, इसमें टुडे एंड यस्टरडे, ये वाला काम आपको करना है रोज।
अब ये टुडे और yesterday ही क्यों है? Why is it not today, yesterday, 3 days back, 5 days back? ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे भी there is a scientific reason. There is a forgetting curve. साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ये. अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शन चूज करोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा. मान लो आपने अभी कुछ लर्न किया. Let's say you have learned something today. You have 100% knowledge. Within 24 hours. सॉरी, थोड़ा मेरी डायग्राम का बनाने की एबिलिटी थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है, तो थोड़ा मेरे साथ बेयर कर लेना. Within 24 hours, let's say your knowledge is here, you have just read it. Within 24 hours, it will come here at 40%. आपको 40% बातें ही याद रहती हैं 24 hours में. Then the next dip happens at 1 week. It will remain at 20%. To reinforce memory, it is important to counteract this forgetting curve. तो रोज जो आप पढ़ते हो, every day what you read, in 24 hours it is going to become 40%. So it needs to be revised once today at night and once after 24 hours. So आज जो मैंने पढ़ा, what I have read today, वो आज के active recall session में होगा और कल रात के active recall session में होगा. Then the next dip happens at 1 week. 1 week तक कैसे reinforce होगा? एक तो सैटरडे को पूरे वीक का active recall session है और संडे को टेस्ट है. तो ये जो साइंटिफिकली प्रूवन साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग कर्व है, इसको हम डील कर रहे हैं विद आवर मेथड ऑफ टीचिंग, ताकि आपको भूले ही ना. लाइक आई टोल्ड यू, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट एंड एट टीचिंग यू. वी हैव टू मेक यू अ डिसेंट स्टूडेंट. हमें याद कराना है आपको. तो ऐसे होता है वो. दैट इज वाई सो मच प्लानिंग हैज गॉन इनटू इट. राइट? आज का पढ़ो और कल का, टुडे एंड यस्टरडे रिवाइज टुनाइट. समझ आ गई बात? फॉरगेटिंग कर्व को हमें डील करना है. तो जैसे आपकी क्लास, लेट्स से 3 जून को आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा ज्योग्राफी का, 4th को आपकी फर्स्ट क्लास हुई लेक्चर 1, 5th को आपकी सेकंड क्लास हुई लेक्चर 2. तो 4th को तो आपकी फर्स्ट की क्लास है, तो आप लेक्चर 1 याद करोगे. 5th को आप याद करोगे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 एक्टिव रिकॉल से. 6th को होगा लेक्चर 3. इस दिन रात को आप रिकॉल करोगे लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3. फिर ऐसे जब आप सैटरडे तक पहुंचोगे, सैटरडे को आप पूरे वीक का एक्टिव रिकॉल करोगे. संडे को आप जो आपसे पूरे वीक पढ़ा है, आप उसी का 25 एमसीक्यू का टेस्ट दोगे. दिस इज द आइडिया. ठीक है? समझ आ गई बात? इसके बाद भी अगर याद नहीं हो रहा तो नहीं हो सकता, फिर कोई नहीं करा सकता. ठीक है? और अगर आप ये कर लोगे, इसका 50% भी कर लोगे, तो याद हो जाएगा. क्योंकि अगर मुझे हो गया इसका 50% करके, तो आपको भी हो जाएगा. राइट? मैं भी ये सारी चीजें आज तक पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हूं, एंड इवन देन इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी. राइट? तो हमने नोट मेकिंग समझ लिया, एक्टिव रिकॉल समझ लिया. अब बात करते हैं हाउ टू थिंक. ये लास्ट चीज है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ. देखो, ये मेनली हम राइट स्मार्ट में सीखने वाले हैं. ठीक है? अल्टीमेटली आपको याद करने के लिए एक और चीज चाहिए कि आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड हो. इफ योर थिंकिंग इज स्ट्रक्चर्ड, your writing will be structured. If your writing is structured, your answers will be structured. If your answers are structured, you are going to get more marks. ठीक है? अब ये क्या है जो मैंने बोर्ड पे अभी बनाया है? What is this? This is a supply chain of where you go from thinking to writing to answers to marks. है ना? अब ये भी एक सोचने का तरीका ही है, if you can understand. जैसे मान लो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमें कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़नी है. लेट्स से वी वांट टू रीड अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है? अब अगर हमें ये टेक्नोलॉजी पढ़नी है, या कोई भी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, एआई हो गया, अब इनके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि यार इसके चैलेंजेस बता दो इन डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, या वे फॉरवर्ड बता दो कि कैसे डेवलपमेंट बेटर हो सकती है. तो मेरे पास एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा तो सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे लोग, यानी कि साइंटिस्ट. फिर मुझे चाहिए होंगे पैसे. फिर मुझे चाहिए होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि लैब्स और टेस्टिंग लैबोरेटरीज. जब ये 3 चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा? रिसर्च प्रॉपर होने लगेगी. अब जब रिसर्च होने लगेगी, रिसर्च से जब मैं प्रोडक्ट तक जाऊंगा, रिसर्च तो हो गई बट प्रोडक्ट बनना चाहिए.
जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसा देखना पड़ेगा ना कि ये रिसर्च भी ढंग की हो. सो इट नीड्स इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज. मतलब जो इंडस्ट्री में जिस चीज की डिमांड है उसी चीज पे रिसर्च हो. एकेडमिया मींस यूनिवर्सिटीज. तो इंडस्ट्री में डिमांड है लेट्स से ऑफ अ न्यू कैमरा, तो रिसर्च भी कैमरे पे हो. ये नहीं कि इंडस्ट्री में डिमांड है कैमरा की और एकेडमी रिसर्च कर रहा है स्टोन पेल्टिंग मशीन पे, है ना, कोई फायदा ही नहीं होगा उसका. दिस इज इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज. देन रिसर्च इनहेरेंटली रिक्वायर्स रेगुलेशन. रेगुलेटेड रिसर्च होनी चाहिए. अब जब प्रोडक्ट बन गया, किसी ने कॉपी कर लिया मेरा प्रोडक्ट, तो मुझे क्या चाहिए, पेटेंट मिलना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट. और आईपीआर ऑब्टेन करने के लिए क्या चाहिए, लीडरशिप. अगर लीडरशिप नहीं होगी तो पता ही नहीं होगा पेटेंट कैसे फाइल करना है, कहां करना है, कब करना है. अब देखो कुछ कंपोनेंट्स आ गए, कुछ फ्रेमवर्क में कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि पीपल, फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, रेगुलेशन, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, आईपीआर, लीडरशिप. 8 पॉइंट आ गए. कुछ भी मेंस का क्वेश्चन आ जाए, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस पूछता हुआ, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये आंसर है आपका. लेट्स से क्वेश्चन इज challenges of developing artificial intelligence in India at a high level. मतलब इंडिया में हाई लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बन पा रही. क्यों नहीं बन पा रही, व्हाट आर द चैलेंजेस? We don't have trained people, good researchers. We don't have enough funds allocated for research. Infrastructure for research is not appropriate. The research happening is unregulated. The research happening is not linked to the industry. Industry academia linkage is missing. If any products are formed, IPR is difficult to grant because AI is a generally a diverse usage API based product, and leadership is missing because there is no national mission. है national mission AI पे, just giving an example. आप ये आंसर ऐसे लिख सकते हो ना. अब आप स्पेसिफिक चीजें इसमें फिट कर लो कि इंडिया में जो R&D के फंड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट करता है. दिस इज अ प्रॉब्लम. प्राइवेट सेक्टर की जो रिसर्च की कंट्रीब्यूशन है वो 33% से कम है. फैक्ट्स लाइक दिस यू फिट इनटू दिस फ्रेमवर्क ताकि हमें याद रह सके. ये फ्रेमवर्क बेस्ड अप्रोच इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू इन राइट स्मार्ट. बट ये फ्रेमवर्क बेस्ड अप्रोच कब काम आएगी, जब आपका थोड़ा कंटेंट बन चुका होगा. ये मेरी गारंटी है कि आपको सोचना आ जाएगा. थिंकिंग इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज. मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज से पहले आई विल टीच यू हाउ टू थिंक इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. इफ यू think in a structured manner, you're going to write in a structured manner, and you're going to speak in a structured manner. If you write in a structured manner, your means is going to go well. If you speak in a structured manner, your interview is going to go well. तो ये जो थिंकिंग का एसेंशियल स्किल है वो आपको सिखाना मेरा काम है. आप कंटेंट एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसके बाद हम ये साथ में करेंगे. ओके, चलिए. करंट अफेयर्स की एक बात अब रह गई थी, लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस. देखो करंट अफेयर्स में बहुत चीजें हैं कि क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं, क्या हमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करने चाहिए या नहीं, क्या हमें वीकली बेसिस पे करने चाहिए, क्या मंथली बेसिस पे करने चाहिए. मैं आपको बस यहाँ पर 2 चीजें बोलूंगा. मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए. मैं नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मैं रेगुलर नहीं था. मे बी आई नेवर लर्न द टेक्निक प्रॉपरली, राइट. आई एम नॉट अगेंस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग, आई जस्ट डिड नॉट लर्न द टेक्निक प्रॉपरली. आई एम एडमिटिंग that I don't know the technique of reading the newspaper properly. मैं आपको admit कर रहा हूँ. But I am not the only person here, right? We have Mudit Jain sir here, who has been selected 3 times. तो सर का जो ओरिएंटेशन सेशन है that is on 1st June, and उसमें मेजरली दिस क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स विल बी डेल्ट विद. मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे से नहीं हो पाता था, बट सर ने इसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है करंट अफेयर्स को. तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है. आई हैव स्कोर्ड वेल इन करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स. मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में बहुत अच्छा स्कोर किया है. मैंने साइंस एंड टेक एनवायरमेंट पढ़ाया भी डिसेंटली. इवन टॉपर्स हैव अप्रिशिएटेड इट. GS3 का जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, विनय एंड रितिका, 108 एंड 104 मार्क्स, बोथ ऑफ देम आर माय स्टूडेंट्स. करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं सारे GS3 में. मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूँ GS3 के लिए मैं आपको बता देता हूँ. जैसे मान लो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ाना है, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके लास्ट 6 महीने के सारे आर्टिकल्स एक बारी में पढ़ लूंगा, उनको कंसोलिडेट करके नोट्स बना दूंगा, और आपका करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा.
बट मैं खुद डेली नहीं पढ़ पाता। तो डेली न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसे वीकली कैसे हैंडल करना है, कैसे कंसोलिडेट करना है, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन मुदित जैन सर सेशन ऑन 1 जून। लेकिन आपको करंट अफेयर्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए मेनली चाहिए? इकोनॉमी के लिए चाहिए, साइंस एंड टेक के लिए चाहिए, एनवायरमेंट के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, आईआर के लिए चाहिए। यहां पर आईआर छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स आई एम गोइंग टू टीच टू यू, एंड इट इज माय गारंटी टू यू कि आप प्रीलिम्स वाले दिन, मेंस वाले दिन आपको एक भी करंट अफेयर्स में एक भी चीज मिसिंग नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। आप चाहे पूरे न्यूज़पेपर रोज 4 घंटे पढ़ लो, एंड आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग, आई कैन चैलेंज दिस। आप 4 घंटे रोज न्यूज़पेपर पढ़ लो, फिर भी वंस माय इकोनॉमी कोर्स इज डन, लेट्स से माय इकोनॉमी पार्ट ऑफ फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट्स ऑन 15th October and it goes till let's say 15th November, तो 15th नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स आपको इस दिन आते होंगे, जितने भी इकोनॉमी के रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं। और उसके बाद का जो काम है, कुछ चीजें रह जाएंगी जो लेट्स से नवंबर में होंगी, दिसंबर में होंगी, जैन में होंगी, फेब में होंगी, मार्च में होंगी। प्रीलिम्स से पहले अगेन आई विल कम बैक एंड टीच यू दोस थिंग्स अगेन। एक रिफ्रेशर सेशन लेके आई विल टीच एवरीथिंग। तो जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स है पूरे साल का, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का, एनवायरमेंट का, एग्रीकल्चर का, इंटरनल सिक्योरिटी का। क्यों कर रहा हूं मैं ये? बिकॉज करंट और स्टैटिक में सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर करंट अफेयर्स न्यूज आती है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और आपको पता ही नहीं है रिपो रेट क्या है, तो आप वैसे ही समझ नहीं पाओगे। तो कवर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव नॉट फॉरगॉटन अबाउट इट। करंट अफेयर्स के सारे सब्जेक्ट्स मेरे हैं। GS3 इज द मेन करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर, आई एम द वन हैंडलिंग GS3। लास्ट ईयर के 2 हाईएस्ट स्कोरर्स ऑफ GS3 आर माय स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू वरी। आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, रेलेवेंट तरीके से कवर होगा, प्रीलिम्स के लिए भी होगा, मेंस के लिए भी होगा। न्यूज़पेपर आपको कैसे डील करना है, इसके लिए मुदित जैन सर, somebody who is reading the newspaper daily, जो 3 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, वो आपको आके 1 जून को ये क्वेश्चन, we'll deal about the newspaper question on 1 जून। ठीक है। अब अपकमिंग ओरिएंटेशन सेशंस, लाइक आई वाज टेलिंग यू, कल वरुण सर का सेशन है। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेंटरशिप आपकी कैसे चलेगी, आपका डाउट रेजोल्यूशन सेशन के बारे में डिटेल में बात होगी, आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में बात होगी, मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात होगी, एंड अदर थिंग्स आर गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट हियर। और जो मुदित सर का ओरिएंटेशन सेशन है उसमें मेन फोकस रहेगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में जो भी बात होनी है वो सारी इस दिन होगी रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। एंड अल्टीमेटली एक चीज आप याद रख लो करंट अफेयर्स के लिए, जस्ट ट्रस्ट मी। मेरा काम है, जो भी करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं मैंने ही पढ़ाए हैं लास्ट ईयर भी, राइट? इस साल भी मैं ही पढ़ाऊंगा। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, आई एम गोइंग टू टीच दिस सब्जेक्ट्स। आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, दिस इज माय गारंटी टू यू।